जिनयू और जू नेनियन एक कमरे में सोते थे जबकि जिन रुइयांग दूसरे कमरे में अकेले सोते थे। वातावरण बहुत अच्छा नहीं था लेकिन साफ था। जू नेनियन को हर दिन नहाना पड़ता था वरना वह सो नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ स्नान करना असुविधाजनक था, इसलिए जू नेनियन ने बस एक बाल्टी ली, उसमें गर्म पानी भरा और उसे स्नान करने के लिए पिछवाड़े में ले गए। पिछवाड़े में ज़्यादा छत नहीं थी, इसलिए जिनयू ने एक चादर ओढ़ ली और बांस की छड़ियों का उपयोग करके जू नेनियन के चारों ओर एक घेरा बना दिया और वह बाहर पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। रात का घना अंधेरा आकाश तारों से भरा हुआ था जिससे पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो रही थी। चांदनी मंद थी लेकिन फिर भी इतनी उज्ज्वल थी कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जिनयू पर्दे के बाहर खड़ा था, पानी के छींटे की आवाज़ सुन रहा था। उसके कान खड़े हो गए और वह पर्दे के पीछे से झांकने से खुद को रोक नहीं सका। जू नेनियन ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसकी आंखों को ढक दिया। तुम बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। जिनयू अपने कोमल छोटे हाथों को उसकी पलकों पर रखते हुए जिनयू ने उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा है। जू नेनियन, इस बेशर्म बदमाश को कौन मारेगा? जिनयू बस जू नेनियन को चिढ़ा रहा था। थोड़ी देर तक मजाक करता रहा, फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाकर पहरा देना जारी रखा और फिर अंदर नहीं झांका। स्नान करने के बाद जू नेनियन को पूरी तरह से ताजगी महसूस हुई और जिनयू ने पानी को फेंकने के लिए दूर ले गया। उस रात जू नेनियन बिस्तर पर बहुत असहज थी, उसे लगातार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। उसे फिर से उबकाए आए और जिनयू ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? उस अप्रिय भावना को सहन करते हुए जू नेनियन ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। जू नेनियन का पीला चेहरा देखकर जिनयू को इतना दुख हुआ कि उसने लगभग चाहा कि काश वह उसकी जगह पर कष्ट सह पाता। बार बार वह धीरे से उसकी पीठ थपथपाता रहा। कल मैं तुम्हें ओल्ड वू से मिलवाने ले चलूंगा। इस बार जू नेनियन ने मना नहीं किया। पहले उसे लगता था कि वह गर्भवती है और वह भूल गई थी। यदि वह गर्भवती नहीं थी तो लगातार उल्टी जैसा महसूस होना, इसका मतलब था कि कोई समस्या है। जू नेनियन का शरीर कमजोर था और क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, वह जिनयू के खिलाफ धीरे से झुक गई। उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। जिनयू का दिल टूट गया और उसने अपने हाथों को गर्म करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहाने नहीं देती। देखो, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। उसकी डांट सुनकर जू नेनियन को काफी राहत मिली, शायद वह थोड़ी आत्मपीड़ावादी थी। उसके विपरीत जिनयू की हथेली का तापमान अधिक था और उसके हाथ पकड़ने से वे गर्म हो गए। जू नेनियन अपनी हंसी रोक नहीं सके। आप किस पर हंस रहे हो? जिनयू ने नीचे देखा और देखा कि जू नेनियन उस पर मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रहा है। उसने एक भान उठाए और पूछा, अच्छा लग रहा है? क्या अब भी उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है? जू नेनियन ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में काले और सफ़ेद रंग का स्पष्ट अंतर नमी से झिलमिला रहा था। मुझे अब बीमार महसूस नहीं हो रहा है। आप बीमार महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अब बीमार महसूस करने की मेरी बारी है ना? अगर आप बीमार नहीं हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाए। जू नेनियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है और उसका चेहरा लाल हो गया। उनकी शादी के बाद से उनकी सुहागरात के अलावा जिनयू ने उसे फिर कभी नहीं छुआ था। हालांकि यहाँ ध्वनिरोधन बहुत खराब था, वह अपने दूसरे चाचा के खर्राटों को भी धीरे धीरे सुन सकती थी, इसलिए वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकी। जिनयू की दबी हुई आवाज़ सुनकर जू नेनियन को डर लगा कि वह पागल हो जाएगा और सब कुछ नज़रअंदाज कर देगा, और वह जल्दी से उससे दूर हो गई। उसने धीरे से कहा, जिनयू, क्या आप कृपया गड़बड़ नहीं कर सकते? जिनयू का यहाँ उसके साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने इस तरह धीरे से पुकारा तो उसकी अभिव्यक्ति एक विनती करने वाली बिल्ली के बच्चे की तरह थी। जिनयू कैसे विरोध कर सकता था? क्या तुम्हें अभी भी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? उसने भारी आवाज़ में पूछा। जू नेनियन को समझ नहीं आया कि वह बार बार यह सवाल क्यों दोहरा रहा था। हालांकि वह समझ नहीं पाए, फिर भी उसने ईमानदारी से उसे उत्तर दिया, अब और नहीं। जैसे ही उसने यह बात कही, जू नेनियन को फिर से उल्टी आने की इच्छा हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिनयू ने धीरे से आह भरी, उसका दिल दुख रहा था। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगा। अचानक जू नेनियन को अब बीमार महसूस नहीं हो रहा था। चलो कल चलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। जिनयू ने देखा कि वह अब बीमार नहीं थी और एक बार फिर शरारती विचारों का मनोरंजन किया। नींद? मेरा आपको बता देना ही काफ़ी है, जिनयू ने बेशर्मी से कहा। वह कोई बड़ा बुरा काम करने में असमर्थ थी, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी शरारतें करने में सक्षम थी, जैसे उसे लगातार चूमना। अंत में जू नेनियन का मुंह उसके सभी चुंबन से सूज गया था। उसे चूमने के बाद जिनयू का बड़ा हाथ उसकी बांह पर घूम गया और अचानक उस डोंग अक्षर को फिर से छू लिया। जिनयू तुरंत असंतुष्ट हो गया, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, कल ओल्ड वू के पास जाओ और पूछो कि क्या उसके पास इस निशान को हटाने का कोई तरीका है।
जिनयू को जू नैनियन के शरीर पर अन्य पुरुषों के नाम पसंद नहीं थे। यदि जू नैनियन ने उसे यह नहीं बताया होता कि वह एकमात्र ऐसा आदमी है जिसे वह पसंद करती है, तो जिनयू वास्तव में ईर्ष्या से मर गया होता। जिनयू के उल्लेख के बिना जू नैनियन इसके बारे में भूल गया होता। उसे यह बात कहते हुए सुनकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, अगर ओल्ड वू की इच्छा हो तो मैं ये निशान हटा दूंगी। उसे निशान कहते हुए सुनकर जू नैनियन ने उसकी बात मान ली। उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होते देख जिनयू ने खुशी से उसके चेहरे को सहलाया और उसे फिर से चूमा, तुम बहुत अच्छी हो। जू नैनियन, सचमुच बहुत अच्छा, जैसे वह किसी बच्चे के साथ व्यवहार कर रही हो। वे दोनों लगातार बातें करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, या तो जू नैनियन जिनयू से चिपकी रही या जिनयू जू नैनियन से चिपकी रही। जिनयू को लगा कि जू नैनियन ने उसे लगभग पागल कर दिया है। योजक चिन्ह, जब वे दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे तो कोई और वहाँ पर गलत कमरे में घुस गया था। जू सिसी आधी रात को बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठी, उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह उस कमरे में पहुंची जहां जिन रुयांग रह रहा था। उस समय जिन रुयांग बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था, उसके दोनों हाथ उसके सिर के पीछे थे। उसका चश्मा उतार दिया गया था और जू सिसी आधी आंखें बंद किए अंदर चली गई। जिन रुयांग ने लगभग सोचा कि उसकी आंखें उसके साथ छल कर रही हैं, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था, तब तक जू सिसी लड़खड़ाते हुए उसके बिस्तर पर जा चुकी थी। वहां के फाड़े देखता रहा जैसे वह बिस्तर पर चढ़ गई, कंबल पकड़ा और अविश्वसनीय रूप से वीरतापूर्ण मुद्रा के साथ स्टारफिश की मुद्रा में लेट गई और गहरी नींद में सोती रही। उसने अपना मुंह खोला और छोटी बच्ची को धक्का देने की कोशिश की। जू सिसी ने चिढ़कर हाथ हिलाया, मुझे परेशान मत करो, मैं सोना चाहती हूँ। जिन रुयांग, जियो सिसी, आप गलत कमरे में आ गए हैं। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी, किसी निर्जन घाटी में बहती नदी की स्पष्ट डिंग डोंग ध्वनि के समान। एक क्षण जू सिसी कंबल पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही थी, अगले ही क्षण वह अचानक बिजली के झटके से जाग गई और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। जिन रुयांग झुककर उसे बुला रहा था। वह अचानक हुई इस मुलाकात से इतनी चौंक गई कि उसे झटका लगा, लेकिन इससे कुछ सेकंड के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जिससे उसका चेहरा थोड़ा स्तब्ध रह गया। जिन रुयांग बहुत सुंदर था। दूसरा सुंदर लड़का जिसे जू सिसी ने देखा था, पहला जिनयू था, जो उसके चचेरे भाई का पति था। ऐसा नहीं था कि जिनयू जिन रुयांग से अधिक सुंदर थी, दोनों की सुंदरता बिल्कुल अलग अलग थी। बात बस इतनी थी कि जू सिसी ने जिनयू को सबसे पहले देखा था। जू सिसी हमेशा से ही लड़कों के पीछे पागल रही थी, लेकिन क्योंकि जिनयू पहले आया था, वह तुरंत जान गई कि वह उसके चचेरे भाई का आदमी है, और इसलिए उसके मन में उसके बारे में कोई काल्पनिक विचार नहीं थे। इसके अलावा जिनयू के पास एक आभा थी जिसके साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। जू सिसी को उससे कुछ डर लगता था, हमेशा यह महसूस होता था कि उसका जीजा उस तरह का आदमी है जो किसी को भी मार सकता है। लेकिन जिन रुयांग अलग था, वह बहुत गर्म और परिष्कृत था, जेड की तरह सुंदर और आकर्षक था। जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसकी हृदय गति काफ़ी बढ़ गई। उसे जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह न केवल बाहरी रूप से सौम्य और परिष्कृत था, बल्कि व्यवहार में भी एक सज्जन व्यक्ति था, और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसके कानों में गर्मजोशी भर जाती थी। यद्यपि वह जानती थी कि वह और जिन रुयांग असंभव थे, फिर भी वह थोड़ी सी आशा रखने से खुद को नहीं रोक सकी। अब उसकी आवाज़ सुनकर जो उसकी हड्डियों तक गूंज रही थी और ऐसा चेहरा देखकर जू सिसी को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कहा। उसे लगा कि वह एक सुंदर स्वप्न में है। उसकी भ्रमित आंखें झपकने लगीं, फिर उसके होंठ खुशी से मुड़ गए, उसके छोटे बाघ के दांत दिखाई देने लगे जैसे ही उसने जिन रुयांग के चेहरे को चुटकी में पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरा सुंदर सपना हो? जू सिसी की आवाज़ तीखी थी, एक छोटी सी गौरैया की तरह चहचहा रही थी। जब वह बोल रही थी तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, उसकी चमकदार आंखें चमकते सितारों की तरह चमक रही थीं, उसकी आवाज़ मधुर और तीखी थी। विशेष रूप से कानों को सुखद लगता है। अभी भी स्वप्न में डूबी अभिव्यक्ति के साथ उसने जिन रुयांग को रोका, जो उसे फिर से याद दिलाने वाला था, और उसकी मुस्कान को देखकर उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। भाई रुयांग, आप बहुत सुंदर हैं, उसने मधुरता से कहा, चून कि यह स्वप्न में है, क्या मैं आपको चूम सकती हूँ? बोलते समय इस बात की परवाह किए बिना कि जिन रुयांग सहमत है या नहीं, उसने अपने होंठ फुलाए और उसे चूमने के लिए झुकी। उसकी मीठी मुस्कान देखकर जिन रुयांग का मन एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन जैसे ही जू सिसी के उभरे हुए होंठ उसके होंठों के किनारे को चूमने वाले थे, जिन रुयांग अचानक उसमें से बाहर आ गया। अपने स्पष्ट पो वाले हाथ से उसने अपना चेहरा ढक लिया। जब जिन रुयांग ने उसे धीरे से याद दिलाया, जियो सिसी, तुम गलत कमरे में आ गई हो। इस प्रकार जू सिसी के उभरे हुए होंठ जिन रुयांग की हथेली पर आ गए, उसके कोमल होंठ उसकी हथेली से दब गए और ऐसा लगा जैसे कोई जलन हो रही हो, फिर भी उसने दृढ़ता से जू सिसी को दूर धकेल दिया। अचानक धक्का दिए जाने पर जू सिसी स्तब्ध रह गई, पलकें झपकाईं और अनिश्चितता से जिन रुयांग की ओर देखा। जिन रुयांग भी उसे देख रहा था।
केवल इस बार जू सिसी ने स्पष्ट रूप से सुना कि जिन रुयांग ने क्या कहा था। पलकें झपकाने के बाद उसने अचानक अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। एक तीखी और तेज थप्पड़ के साथ थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। जिन रुयांग को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक खुद को थप्पड़ मार लेगी। जब वह अभी भी आश्चर्यचकित था और पूछने ही वाला था कि क्या उसे दर्द हो रहा है, उसने देखा कि जू सिसी अचानक वाह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाई, ये वास्तव में एक सपना नहीं है। आह! जिन रुयांग, क्या वह यहाँ गलत चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है? जू सिसी थोड़ी देर तक रोती रही और जिन रुयांग को चिंता हुई कि वह दूसरों को जगह देगी और गलतफहमी पैदा करेगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। जू सिसी की बड़ी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें कई बार फड़कीं, क्योंकि उसे देर से ही सही अपनी शर्मनाक हरकत का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह माफ़ी मांग पाती, उसने एक अजीब सी चीख निकाली और जिन रुयांग के हाथों से छूटने के लिए संघर्ष किया, अपना चेहरा ढक लिया और घबराहट में पीछे हट गई। वह तेजी से पीछे हटी, उसके घुटने पीछे की ओर मुड़ रहे थे, वह बिस्तर से गिरने ही वाली थी। ध्यान से! जिन रुयांग चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से जू सिसी उस शर्मनाक काम में इतना व्यस्त था जो उसने अभी किया था कि उसने उसे बिल्कुल नहीं सुना और पीछे हटता रहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू सिसी ने हाँ कहा और वह सिर के बल नीचे गिर पड़ी, उसका सिर जोर से जमीन से टकराया। जिन रुयांग जल्दी से उसे ऊपर खींचने के लिए आगे बढ़ा। गिरने से जू सिसी को चक्कर आ रहा था, लेकिन उसका मन इस शर्मनाक जगह से जल्दी से निकलने पर केंद्रित था। अपनी विकलांगता के बावजूद दृढ़ निश्चयी होकर वह तेजी से जमीन से उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा खुला है या नहीं। एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह वह अंधाधुंध इधर उधर टकराने लगी। वह दरवाजे से टकरा गई और उसके माथे पर अंडे के बराबर एक गांठ उभर आई, जो उसकी भौहों के ठीक बीच में उभर आए, मानो लेई जेंजी का उन्नत संस्करण हो। ये दर्दनाक था, लेकिन जिन रुयांग के सामने महसूस की गई शर्मिंदगी की तुलना में जू सिसी ने सोचा कि भले ही वह अपनी आखिरी सांस तक बची रहे, वह दृढ़ संकल्प के साथ वहां से बाहर निकल जाएगी। जिन रुयांग अब और नहीं देख सका, 2 कदम आगे बढ़ा, उसे उठाया और वापस बिस्तर पर चला गया। अचानक उठाए जाने पर भी जू सिसी को चक्कर आ रहा था। जिन रुयांग ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके सिर पर बड़ी गांठ देखी, वह क्षण भर के लिए चौंक गया। उसने केवल जू सिसी को दरवाजे से टकराते देखा था, लेकिन उसने उस बड़े उभार पर ध्यान नहीं दिया था जो वहां बन गया था। जब उसे नीचे लिटाया गया तो जू सिसी ने सहज रूप से उसके माथे पर पड़ी गांठ को छूने की कोशिश की। जिन रुयांग की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूर खींच लिया, उसे रोक दिया और एक कोमल आवाज में कहा, हिलना मत, मुझे एक बार देखने दो। उसकी कोमल और सौम्य आवाज में अचानक कठोरता का भाव आ गया, जिससे जू सिसी अब और हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी, बस मूर्खतापूर्ण ओह कहकर उसे देखती रही। जिन रुयांग ने आह भरी, क्या घर पर कोई मरहम है? हाँ, जू सिसी ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। ये सुनकर कि वहाँ मरहम है, जिन रुयांग ने निश्चिंत होकर कहा, ये कहाँ है? मुझे यह मिल जाएगा, यह इस कमरे में है, वहाँ कैबिनेट में कई ट्यूब हैं। ये सुनकर जिन रुयांग ने कैबिनेट खोला और देखा कि वहाँ मरहम की कई ट्यूबें थीं, सभी की बाहरी बनावट एक जैसी थी। उसने ध्यान से नहीं देखा, बस एक मरहम लिया और जू सिसी को मरहम लगाने के लिए वापस आ गया। माथे पर फैला ठंडा मलहम सुखदायक लगा और जू सिसी ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके इतना सहज महसूस करने का मुख्य कारण यह नहीं था कि उसके माथे पर उपचार किया गया था, बल्कि यह था कि यह वसंत की हवा की तरह जिन रुयांग था जो मरहम लगा रहा था। क्या अब आपको बेहतर महसूस हो रहा है? क्या अब भी दर्द हो रहा है? जिन रुयांग ने उससे पूछा। जू सिसी के चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान आ गई, जिससे उसके गालों पर 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगे। अब दर्द नहीं होता, यह मरहम सचमुच बहुत प्रभावी है। उसकी इतनी प्यारी मुस्कान देखकर मानो पहले का दर्द कुछ भी नहीं था। उसकी चमकदार मुस्कान एक छोटे सूरज की तरह थी और जिन रुयांग मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। वह हल्के से मुस्कुराया, सचमुच एक प्यारा सा सूरज। जिन रुयांग को अचानक महसूस हुआ कि इस लड़की में एक प्रकार की जादुई शक्ति है जो लोगों को उसके साथ आराम करने में सक्षम बना सकती है। जू सिसी को मुस्कुराते हुए देखकर उसने नीचे देखा और मरहम पर लिखे शब्दों को देखा। जिन रुयांग के मुंह के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई। 3 बड़े अक्षरों ने उसे लगभग अंधा कर दिया। बवासीर क्रीम। बवासीर क्रीम। उन्होंने वास्तव में जू सिसी के माथे पर उभरे उभार पर बवासीर की क्रीम लगाई थी। ब्लैक गर्ल के माथे पर चमकदार उभार को देखते हुए जिन रुयांग लगभग देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सिरदर्द के कारण अपनी कनपटियों को रगड़ा। जिन रुयांग को अपनी नाक पर चुटकी काटते देख जू सिसी ने सोचा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है और चिंता से पूछा, भाई रुयांग, क्या हुआ? कुछ नहीं। जिन रुयांग ने अपनी पलकें उठाईं, जू सिसी की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं किस बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ?
जू सिसी ने उलझन में पलकें झपकाईं, उसकी गहरी आंखें चमक रही थीं। जिन रुयांग ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके माथे पर उभरे बड़े उभार की ओर इशारा किया, अपराधबोध के भाव के साथ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए जू सिसी ने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाईं, जब तक कि वह अपनी बड़ी सफ़ेद आंखें नहीं घुमाने लगी। आह, क्या आप इस उभार की बात कर रहे हैं? जू सिसी ने जल्दी से उसे अपने हाथ से ढक लिया और हंसते हुए बोली, भाई रुयान द्वारा दवा लगाने के बाद ये बहुत बेहतर लग रहा है, अब इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जिन रुयांग ने अपने होठों को एक साथ दबाया। जू सिसी को इस तरह हंसते हुए देखकर उसके पास उसके खूबसूरत बुलबुले को फोड़ने का दिल नहीं था। उसके माथे पर जो उभार था वह हेमोरॉइड क्रीम के कारण तैलीय और चमकदार था। जिन रुयांग सचमुच हंसना चाहता था, लेकिन वह इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने मुंह को मुट्ठी से ढक लिया और धीरे से खांसते हुए कहा, हम तो बेहतर होगा कि आप वापस सो जाएं। तभी जू सिसी को याद आया कि वह आधी रात को जिन रुयांग के कमरे में क्यों भागी थी और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। वह जल्दी से बिस्तर से कूद गई, अपने माथे को अभी भी ढके हुए, और जिन रुयांग को अलविदा कहे बिना वह भाग गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि जिन रुयांग आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जिन रुयांग ने मनोरंजन के साथ अपनी नाक को छुआ, चुपके से बवासीर क्रीम को अपनी जेब में ठूंस लिया और उसे वापस ले जाकर फेंकने की योजना बनाई, जू सिसी को पता चलने से बचाने के लिए। तारांकन। अगली सुबह जू नैनियन और जिन रुयांग और जू सिसी के साथ सभी काउंटी की ओर वापस चल पड़े। जू सिसी ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और वह उस सप्ताहांत जू नैनियन की दुकान पर मदद नहीं कर पाई थी। छुट्टियों के बाद उसे स्कूल वापस जाना पड़ा। जू नैनियन और जिन्यू चिकित्सा सलाह लेने के लिए ओल्ड वू के पास जा रहे थे। काउंटी पहुंचने और जू सिसी को स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने लापरवाही से जिन रुयांग को पीछे छोड़ दिया। जिन रुयांग ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कि जिन्यू भाईचारे से पहले रोमांस को प्राथमिकता दे रहा है, अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पहन लिए और एक सुंदर महिला से मिलने के लिए एक अच्छी जगह खोजने की योजना बनाई। जिन्यू और जू नैनियन एक साथ ओल्ड वू के पास गए और निदान के बाद ओल्ड वू ने जू नैनियन को बताया कि उसका पेट ठंडा है, एक गंभीर जठरांत संबंधी स्थिति है, और उसे समय पर दिन में 3 बार भोजन करने का निर्देश दिया। ये सुनकर जिन्यू को एहसास हुआ कि जू नैनियन को यह समस्या कैसे हुई। जिन्यू ने ओल्ड वू से उसके हाथ पर लगे निशान को हटाने के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई और जू नैनियन को बाहर खींच लिया और चला गया। कार में बैठते ही जिन्यू तुरंत चला गया, स्पष्टतः नाराजगी भरे भाव के साथ। जू नैनियन उसके व्यवहार से चकित होकर पूछे बिना नहीं रह सका, जिन्यू क्या गड़बड़ है? अचानक इतना उदास चेहरा क्यों बन गया? एक चीख के साथ जिन्यू ने एक उच्चस्तरीय रेस्तरां के सामने कार रोकी और बाहर निकल गया। हालांकि जाने से पहले वह जू नैनियन को यह याद दिलाना नहीं भूला, यहाँ मेरा इंतजार करना। उन्होंने यह बात उदास चेहरे के साथ कही। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी थी, उनके चेहरे पर तनाव था तथा उनके चेहरे पर मुस्कान का कोई आभास नहीं था। जू नैनियन समझ सकती थी कि जिन्यू गुस्से में था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। यह उसकी गलती नहीं थी कि उसका पेट खराब था, है ना? ये चिंता प्रकट करने का तरीका नहीं था, किसके लिए मुंह बनाना। जू नैनियन चिढ़ गई, उसे पीटना चाहती थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और गुस्सा भी हो गई। कुछ ही देर में जिन्यू अपने हाथ में मखमल से लिपटा एक डिब्बा पकड़े हुए रेस्तरां से बाहर आ गया। कार में वापस आकर जिन्यू ने जू नैनियन को वह चीज़ दी, फिर भी कठोर स्वर में कहा, घर जाओ, इसे पकाओ और इसे हर दिन खाओ। जू नैनियन ने वह चीज़ वापस फेंक दी जो उसने उसे सौंपी थी, बिना ये बताए कि वह इसे खाएगी या नहीं। जिन्यू ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम नाराज़ हो? जू नैनियन ने अपने होंठ भींच लिए, कौन नाराज़ है? कृपया मुझ पर बात मत घुमाओ। उसे कठोर चेहरे, ऊंची ठोड़ी के साथ उसके साथ सही गलत पर बहस करने के लिए तैयार देखकर जिन्यू को यकीन हो गया कि जू नैनियन गुस्से में थी। एकांत स्थान पर पहुंचकर जिन्यू अंततः झुक गया और जू नैनियन के शरीर को अपनी ओर मोड़ लिया। आपका क्या मामला है? अचानक गुस्सा क्यों हो गए? जिन्यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जू नैनियन को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर गुस्सा कौन हो रहा है? जब से हम ओल्ड वू के घर से निकले हैं तुम रूठे हुए हो और मुझसे बात नहीं कर रहे हो। बिना किसी स्पष्टीकरण के आप मुझे यहाँ लाए, मुझ पर कुछ फेंका और आदेश देना शुरू कर दिया। जिन्यू, मुझे कब पता चला कि तुम बाजी पलटने में इतने माहिर हो? जू नैनियन ने अपनी निराशा व्यक्त की, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप इस बात से नाराज़ हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जू नैनियन का गुस्सा, जो अभी शांत हुआ था, फिर से भड़क उठा। फिर अगले ही पल उसने जिन्यू की धीमी आह सुनी, मैं तुम पर कहीं से भी गुस्सा नहीं हो गई। वह तो क्रोधित भी नहीं हुआ था। जू नैनियन अवाक रह गए, अगर यह आपका गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है?
जिनयू ने अपने सामने बैठी छोटी लड़की को देखते हुए अपने होंठ भींच लिए और अपना चेहरा फुला लिया। असहाय होकर उसने अपना हाथ उसके सिर पर रगड़ने के लिए उठाया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं था, लेकिन मैं सचमुच गुस्से में था। जू नैनियन ने उसे घूर कर देखा। क्या अंतर था? मुझे इस बात पर गुस्सा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पेट की बीमारी अनियमित भोजन के कारण नहीं है? जू नैनियन ये जानकर चौंक गए कि यह बहुत संभव है कि मामला ऐसा ही हो। कभी कभी जब वह व्यस्त होती थी तो भोजन में कटौती कर देती थी। दिन में 2 बार भोजन मिलना अच्छा माना जाता था। अधिकांश समय वह दिन में केवल 1 बार ही भोजन करती थी। जिनयू ने देखा कि जू नैनियन कुछ सोच रही थी, इसलिए उसने वह बॉक्स उसके सामने लाया जो उसने पहले उसकी ओर फेंका था। ये बर्ड्स नेस्ट है। इसे घर ले जाएं और अपने पेट को पोषण देने के लिए इसे हर दिन पकाएं। जिनयू को पता था कि बर्ड्स नेस्ट पेट के लिए अच्छा है, क्योंकि वू लैन ने अतीत में अक्सर उससे इसका उल्लेख किया था। वू लैन को एक बार गंभीर जठरांत संबंधी समस्या हुई थी और बर्ड्स नेस्ट ने ही उसे ठीक होने में मदद की थी। जिनयू ने गंभीर दिखते हुए समझाया और यह याद करते हुए कि पहले उसका रवैया थोड़ा खराब था, उसने अपना चेहरा रगड़ा और कहा, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस असहज हो जाता हूँ और जब ऐसा होता है तो मैं उसी तरह भौहें चढ़ा लेता हूँ। यह आप पर गुस्सा होने के बारे में नहीं है। अब जू नैनियन सचमुच और अधिक क्रोधित नहीं रह सकता था, इसलिए वह उसके स्वास्थ्य की उपेक्षा करने पर क्रोधित था, जिससे न केवल उसका गुस्सा शांत हुआ बल्कि उसमें गुप्त प्रसन्नता का भाव भी भर गया। अजीब तरह से गला साफ करते हुए उसने कहा, लेकिन आप मुझे भी अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि तुम जीवन भर मेरे साथ अच्छे रहोगे? अभी तो पूरा जीवन भी नहीं बीता है और तुम मुझे अभी से ऐसा चेहरा दिखा रहे हो। जू नैनियन ने दृढ़ स्वर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह बोलती गई उतना ही वह आगे नहीं बोल सकी। अंतिम वाक्य के बाद वह अपना चेहरा ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे खेद है, यह मेरी गलती है। न केवल वह अब और गुस्सा नहीं कर सकती थी, बल्कि वह जिनयू को गले लगाने और उसे 2-4 चुंबन देने का भी मन कर रही थी। जिनयू की प्रतिक्रिया न सुनकर जू नैनियन ने चुपके से एक छोटा सा अंतर छोड़ दिया और अपनी उंगलियों के बीच से जिनयू को देखा। क्या बात है? जिनयू अपना सिर नीचे झुकाए उसे देख रहा था। उसके बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर गिर रहा था। उसकी आंखें तालाब की तरह गहरी थीं। वह उसे गौर से देख रहा था। जू नैनियन ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए और अचानक जिनयू का कॉलर पकड़ लिया और उसे चूमने के लिए अपनी ओर खींच लिया। चुंबन के बाद जू नैनियन ने अपना चेहरा पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, अगली बार बिना किसी कारण के मुझे ऐसी नज़र से देखने की अनुमति नहीं है, अन्यथा अगर मैं आपकी बात नहीं समझ पाया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। जिनयू ने टस्क किया और अपना हाथ उठाकर जू नैनियन के सिर के पीछे दबाया और उसे चूमने के लिए अपना हाथ नीचे किया। लड़की को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस तरह से उसने उसे खुश करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर ली थी, उससे वह कितना खुश था। उसे अपनी लड़की पसंद थी। वह कभी कभी उसके प्रति बिगड़ल व्यवहार करती थी, लेकिन वह मनमौजी या दिखावटी नहीं थी और न ही वह जानबूझकर उसके द्वारा लगातार मनाए जाने का इंतजार करती थी। अगर वह गुस्सा भी हो जाए तो भी जब तक वह अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाता रहेगा, वह तुरंत पीछे हटने का बहाना ढूंढ लेगी। चूमने के बाद जू नैनियन ने बर्ड्स नेस्ट का बक्सा उठाया और पूरे रास्ते हंसते हुए घर की ओर चल दिया। वे कहते हैं कि प्यार में पड़े लोग मूर्ख होते हैं। जू नैनियन ने पाया कि जिनयू के साथ दोनों की आईक्यू गिर गई और जिनयू के साथ उसने खुद को अवचेतन रूप से उस पर निर्भर पाया, एक भोली युवती की तरह जो उसके नेतृत्व करने की प्रतीक्षा कर रही थी। घर वापस आकर जू नैनियन को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आए और उसने जिनयू की बांह खींचते हुए पूछा, ओह ठीक है जिनयू, हम ओल्ड वू से यह पूछना भूल गए कि उसके हाथ से शब्द कैसे हटाया जाए। कोई जल्दी नहीं है। जिनयू ने उसके चेहरे पर चुटकी काटी, मैं कल खुद ओल्ड वू से पूछूंगा। जू नैनियन को बर्ड्स नेस्ट के साथ पकाया हुआ दूध पसंद था, इसलिए जिनयू उसके लिए दूध का एक डिब्बा खरीदने के लिए बाहर गया। हालांकि बर्ड्स नेस्ट पीते समय जू नैनियन को फिर से उल्टी हो गई, उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी आंतें अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील थीं। जू नैनियन असहाय थी, ये जारी नहीं रह सकता था, इसलिए जब जिनयू घर से दूर था वह चुपचाप अपने कमरे में वापस भाग गई, दरवाजा बंद कर दिया और फिर से अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। संपर्क टॉस वाइन 80 के दशक में पुनर्जन्म, हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता है। सी 303 303 302 पिछले शीर्षक में संख्या गलत थी, विषय वस्तु सही है, कृपया सभी लोग अनदेखा करें। दूसरा अद्यतन 303 अध्याय 302 पिछले शीर्षक में अध्याय संख्या गलत थी, सामग्री सही है, सभी कृपया अनदेखा करें। दूसरा अपडेट 303 अध्याय 302 पिछले शीर्षक में अध्याय संख्या गलत थी, सामग्री सही है, सभी कृपया अनदेखा करें। दूसरा अपडेट अंतरिक्ष में एक झरना और एक धारा थी।
जलधारा केवल भोजन की अशुद्धियों को शुद्ध कर सकती थी, जबकि झरना मानव शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकता था। हालांकि इस झरने का उपयोग केवल जू नेनियन द्वारा ही किया जा सकता था। झरने से पानी पीने के बाद जू नेनियन की त्वचा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यद्यपि इसमें अस्थि शुद्धिकरण और मज्जा धुलाई का प्रभाव था, फिर भी जू नेनियन ने इसे पीना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अब दूधिया झरने का पानी पहले ही झरने की आंख को भर चुका था। विभिन्न अनाजों के सेवन के कारण मानव शरीर में अनेक अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। इस दौरान वह व्यवसाय में व्यस्त रहीं, क्योंकि दुकान खोलने के बाद से उनके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं था। यदि उसने पहले झरने का पानी नहीं पिया होता तो संभवतः उसका शरीर इतनी लंबी थकान सहन नहीं कर पाता। अब तो उसे जठरांत्र संबंधी समस्याएं भी होने लगी थीं। जू नेनियन ने असहाय महसूस करते हुए ये देखने के लिए कि क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ झरने का पानी पीने का निर्णय लिया, क्योंकि यह एकमात्र त्वरित समाधान था। दर्पण में क्रीम के समान सफ़ेद अपने प्रतिबिंब को देखते हुए जू नेनियन ने मन ही मन सोचा कि इस बार परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसकी त्वचा पहले से ही इतनी गोरी थी, ये और अधिक गोरी नहीं हो सकती थी। उल्टी के किसी भी दौर से बचने के लिए जू नेनियन ने अपने दांतों को भींच लिया, नीचे झुकी और सीधे झरने की आंख से पानी पी लिया। दूधिया झरने के पानी का स्वाद अवर्णनीय था, न तो विशेष रूप से स्वादिष्ट और न ही अप्रिय, लेकिन वह पीने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी, जैसे कि कुछ उसे लुभा रहा हो। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा हो और अचानक भोजन देखकर सहज रूप से जितना संभव हो सके उतना अपने मुंह में भर ले। जू नेनियन ऐसी ही स्थिति में था। जब उसने अपना पेट भर लिया तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पत्थर की सीट पर रखे झरने के पानी का आधा हिस्सा पी लिया है। समय के साथ झरने का पानी धीरे धीरे भर जाता था, इसलिए जू नेनियन को इसके खत्म होने की चिंता नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि क्या एक बार में इतनी अधिक मात्रा में शराब पीने से कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। जू नेनियन इतनी नाराज थी कि वह चाहती थी कि वह अपनी उंगली अपने गले में डालकर उसे उगल दे। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे उल्टी करने की इच्छा नहीं हुई। पहले उसे जो लगातार उल्टी आ रही थी वह भी अचानक बंद हो गई। जू नेनियन को पता था कि झरने के पानी में हड्डियों को साफ करने और मज्जा को धोने की शक्ति है, लेकिन एक साथ इतना पानी पीने के बाद वह नहीं जानती थी कि उसके अंदर किस तरह का भयानक परिवर्तन आएगा। झरने का पानी पीने के बाद उसके शरीर से कीचड़ बाहर निकल जाता था। इस बात से चिंतित कि जिन्यू किसी भी समय बाहर आ सकता है, जू नेनियन जल्दी से उस जगह से बाहर निकला और बाथरूम की ओर भागा। दरअसल थोड़ी देर बाद उसकी त्वचा से बारीक गाढ़ा काला कीचड़ रिसने लगा। एक बार पहले भी अशुद्धियों को साफ करने के बाद इस बार काला कीचड़ कम नाटकीय था, लेकिन इसमें विभिन्न रंग के कण मिले हुए थे। हल्के गुलाबी दाने। काले कीचड़ की गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन इन हल्के गुलाबी कणों से एक विशेष सुगंध निकल रही थी। जू नेनियन को नहीं पता था कि वे क्या थे, लेकिन इससे उसके शरीर से सभी मल को जल्दी से धोने की इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने पानी के गर्म होने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे ठंडे पानी से नहाया। जिन्यू बाहर से लौटा और बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खटखटाया। नियानियन, क्या तुम अंदर हो? जू नेनियन ने गुनगुनाहट की आवाज़ निकाली, ये सोचकर कि जिन्यू को शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है, और जल्दी से कहा, 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही काम खत्म कर लूँगा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, एक ऐसा स्वर जिसका एहसास उसे खुद नहीं था। उसकी आवाज़ सुनकर जिन्यू की काली पुतलियां तुरंत काली हो गईं। जिन्यू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। जू नेनियन पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आ रही थी। रफल ट्रिम के साथ गोल गले वाले ब्लाउज से उसकी खूबसूरत कॉलरबोन उजागर हो रही थी, जो असाधारण रूप से आकर्षक आकार में थी। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। जू नेनियन ने उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हटते हुए उससे कहा। उसकी आंखें नम और चमकदार थीं, और प्रकाश को पकड़ते ही उनमें जीवन शक्ति की चमक आ गई। उसकी पानी से भरी बादाम के आकार की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी नोकें ऊपर की ओर उठ गईं, जो अवर्णनीय रूप से आकर्षक थीं। हालांकि वह उसके आकर्षण से पूरी तरह से अनजान थी, और जिन्यू को दरवाजे को अवरुद्ध करते हुए देखकर न तो उसे जाने देने के लिए एक तरफ हटी और न ही खुद अंदर आए, उसने अधीरता से उसे घूरा। उसकी बादाम जैसी आंखें जोश से चमक उठीं। विरोध करने में असमर्थ, जिन्यू ने तेजी से सांस ली और अचानक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? जू नेनियन ने धीरे से पूछा। जिन्यू अपने सिर को नीचे झुकाकर जू नेनियन को करीब से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पतली उंगलियों ने उसकी ठुड्डी को दबाया और निरीक्षण के लिए उसे दाएं बाएं घुमाया। जू नेनियन उसके कार्यों से हैरान थी और उसकी आंखों में मूल्यांकनात्मक नज़र देखकर वह अचानक चौंक गई। उसे याद आया कि उसने अभी अभी झरने का पानी पिया था। क्या ये परिवर्तन महत्वपूर्ण था? उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? नहीं, जिन्यू ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसकी गहरी आंखें एक असीम महासागर की तरह थीं, जिसमें अनगिनत खतरनाक लहरें उमड़ रही थीं।
जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जू नेनियन को उसकी आवाज में भारीपन महसूस हुआ। ये सुनकर कि कुछ भी नहीं है, जू नेनियन ने राहत की सांस ली। जिन यू ने अपनी बाहों में बैठी छोटी लड़की को देखकर आंखें सिकोड़ लीं, उसे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। वह अलग लग रही थी। फिर भी यदि उसे यह बताना हो कि वास्तव में क्या बदल गया है, तो जिन यू उसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। उसका चेहरा वैसा ही रहा, उसकी त्वचा का रंग नहीं बदला, उसकी आकृतियां अपरिवर्तित रहीं। वह अभी भी उसकी छोटी बच्ची थी, शायद उसकी त्वचा अधिक मुलायम हो गई थी और उसमें कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन उसने जो भावना व्यक्त की थी वह पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरा अब भी वही था, फिर भी कुछ अलग था। उसकी हर हरकत, उसकी भौहों का हर उभार, उसका सहज व्यवहार, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह दिलों को लुभाने में माहिर हो। जिन्यू को हमेशा से पता था कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। आखिरकार क्या यह उसका मोहक आकर्षण ही नहीं था जिसने पहली बार उसके दिल को मोह लिया था। परिवर्तन को ठीक से पहचान पाने में असमर्थ, फिर भी अंतर महसूस करते हुए, जिन्यू केवल यह मान सकती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी स्नान किया था। तुम वहाँ क्या कर रही थीं? जिन्यू ने उससे पूछा। नहाना, और क्या हो सकता है? जू नेनियन का उत्तर एक अजीब अपराध बोध के साथ आया। लेकिन जिन्यू का ध्यान इस ओर नहीं था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जू नेनियन को आश्चर्य हुआ कि वह क्यों पूछ रहा था, जबकि अगले ही पल वह अचानक हवा में उड़ गई और उसकी बाहों में सीधी खड़ी हो गई। अचानक उठाव के कारण जू नेनियन ने सहज रूप से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। जिन्यू उसे घर के अंदर ले गया और पर्दे बंद कर दिए, हालांकि दिन का उजाला था। तारांकन। जब जू नेनियन फिर से जागा, तो जिन्यू अपने डेस्क पर ताजगी के भाव के साथ बैठा था, उसके हाथ में एक किताब थी। जू नेनियन बिस्तर पर लेटी हुई उसे देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा देखकर उसके दांत खुजलाने लगे। वह जानवर, वह इतना उत्साही कैसे दिख सकता है? अपनी लंबी कमीज पहने हुए जू नेनियन दबे पांव आया और कुर्सी के पीछे से उसकी गर्दन को गले लगा लिया। आप क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसी किताब पढ़ना जिसे तुम समझ नहीं पाओगी, जिन्यू ने उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। जू नेनियन ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। इसे ही हम किसी को नीची नज़र से देखना कहते हैं। अब शू नेनियन फिर से अपनी सामान्य शैली में बोल रही थी और जिन्यू ने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके विचार पहले अनुचित थे, जिसके कारण वह अपने भाषण में अधिक से अधिक स्त्रीवत लग रही थी। किताब को मेज पर रखते हुए जिन्यू ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां उसके कान के लोब से खेल रही थीं, उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं। चेहरा अभी भी वैसा ही था। जिन्यू की प्रतिक्रिया से जू नेनियन को लगा कि यद्यपि उसने बहुत सारा झरने का पानी पी लिया था, फिर भी परिवर्तन शायद इतना ध्यान देने योग्य नहीं था, अन्यथा जिन्यू ने इसे देख लिया होता। जिन्यू ने सामान्य व्यवहार किया और जू नेनियन ने सोचा कि वास्तव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा तब तक था जब तक वह ड्रेसिंग मिरर के सामने नहीं बैठ गई और उस महिला को अपने अंदर प्रतिबिंबित होते नहीं देखा, जिसकी आंखें थोड़ी सी अभिव्यक्ति के साथ भी चमकती और लहरों के साथ नाचती हुई प्रतीत होती थीं। जू नेनियन आश्चर्यचकित थी जब उसने अपना चेहरा अपने हाथों में लिया। हे भगवान, ये क्या दर्पण में दिख रहा वह व्यक्ति सचमुच वही था। ऐसा होना ही था, उसकी विशेषताएं और त्वचा का रंग वही था, लेकिन समग्र प्रभाव स्पष्ट रूप से बदल गया था। जू नेनियन में 3 भाग कोमलता और 7 भाग शुद्धता की भावना प्रकट होती थी। अब ये 7 भाग कोमलता और 3 भाग शुद्धता में परिवर्तित हो गया था। उसकी पानीदार खुबानी जैसी आंखों की एक सहज झपकी से वह एक लोमड़ी जैसी दिखती थी। स्वयं एक महिला होने के नाते जू नेनियन को दर्पण में दिख रही महिला पर मोहित महसूस हुआ। ऐसे चेहरे के साथ जू नेनियन को अचानक बिना आंसू के रोने का मन हुआ। हे भगवान, ये सस्ते और चुलबुलेपन का प्रतीक था। इस रूप में परिवर्तित होने के बाद जू नेनियन के पास रोने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी और मौत के करीब थी। उम्मीद है कि कोई भी उसके परिवर्तन को नोटिस नहीं करेगा। जू नेनियन को यह भी अजीब लगा कि हालांकि उसकी त्वचा के रंग या चेहरे की विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसका आचरण बदल गया था, जिससे ऐसा महसूस होता था कि उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया था। फिर भी वह ये नहीं बता सकी कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ था। अब वह बिल्कुल एक सामान्य लोमड़ी की तरह लग रही थी। ये सचमुच उसे मार रहा था। इस भावना को कम करने के लिए जू नेनियन बाहर जाने से पहले जानबूझकर एक सफ़ेद लंबी आस्तीन वाली पोशाक पहनती थी, पैरों में स्ट्रैपी सैंडल पहनती थी और अपने बालों को एक चोटी में बांधकर एक तरफ फेंक देती थी। उसके माथे पर हवादार बैंग्स थे। वह यथासंभव शुद्ध और सुंदर ढंग से कपड़े पहनने की कोशिश करती थी। कपड़े पहनने के बाद जू नेनियन विशेष रूप से नीचे की ओर दौड़ी, ये देखने के लिए कि क्या जिन्यू को अंतर दिखाई देगा। जिन्यू और जिनरुयांग नीचे मामलों पर चर्चा कर रहे थे और जू नेनियन ऊपर से नीचे भागी, उसके कदम फर्श पर धड़क रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने ध्वनि के स्रोत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
रोजवुड सीढ़ियों के बीच सफ़ेद गाउन पहने पतली और सुडौल शरीर वाली शू नैनियन तितली की तरह नीचे उतरी। पलक झपकते ही जू नैनियन उनके पास दौड़ा और जिन यू और जिन रुयांग दोनों दंग रह गए। उनके सामने खड़ी महिला की आंखें चमकदार और दांत सफ़ेद थे, भौहें उभरी हुई और होंठ गुलाबी थे। उसकी त्वचा जमी हुई चर्बी की तरह नाजुक और गोरी थी। उसकी बादाम के आकार की आंखें नम और चमकदार थीं, जिनमें से एक अवर्णनीय आकर्षण झलक रहा था। उसके माथे पर फैली हुई हवादार लंटें उसे एक स्वच्छ और मासूम रूप दे रही थीं। फिर भी उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था मानो वे किसी परी की हो जो रात में घूमती रहती हो, दिलों को लुभाने पर आमादा हो और उसकी एक नज़र आत्मा को मोहित कर सकती हो। उसकी आंखों में मासूम और पवित्र नज़र एक मोहक आकर्षण को दर्शाती थी और यह विरोधाभास उसे और भी अधिक आकर्षक और मोहक बनाता था। जिन रुयांग उस बेबाक सुंदरता को देखकर दंग रह गया, जबकि जिन यू की सांस एक पल के लिए रुक गई। जू नैनियन पहले शायद ही कभी कपड़े पहनती थी। वह हमेशा अपने कपड़ों के साथ रचनात्मक रहती थी, पहनने के लिए अपने कपड़े खुद बनाती थी। उनके बाल हमेशा खुले रहते थे। एक बार फिर झरने का पानी पीने के बाद उसके शरीर में नाटकीय परिवर्तन आ गए थे और अपने बालों को खुला छोड़ने से वह बेहद आकर्षक और मनमोहक दिखेगी, इसलिए जू नैनियन ने उन्हें इस तरह से बांधा। जू नैनियन को पता था कि यह अधिक मासूम दिखने का एक आसान तरीका है। कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में सस्ता और चुलबुला नहीं दिखना चाहता, इसलिए जू नैनियन ने अधिक मासूम शैली में कपड़े पहनने का लक्ष्य रखा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में इस तरह के कपड़े पहनने से उसकी मोहक आभा कम हो गई, लेकिन इससे उसकी सुंदरता बढ़ गई। बस एक स्वर्गीय सौंदर्य। जिन रुयांग जल्दी ही अपने प्रारंभिक आश्चर्य से बाहर आ गया, लेकिन दूसरी ओर जिन यू शू नैनियन को घूरता रहा। उसकी गहरी पुतलियां, उसकी निगाहें मानो उस पर टिकी हुई थीं। जिन यू, जू नैनियन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। उसकी आवाज़ की कोमलता ने जिन यू को होश में ला दिया और जू नैनियन के मोहक रूप को देखकर उसका चेहरा गहरा हो गया। सुअर पालक जिन यू ने तुरंत उसे उठाया और ऊपर की ओर भागा। जू नैनियन चिल्लाया, अरे! उसकी बाँह पकड़ते हुए, तुम क्या कर रहे हो? उसने सोचा कि जिन यू अचानक पागल हो गया है और वह बेशर्मी से उसे दिन के उजाले में ले जाने की योजना बना रहा है। दूसरों के सामने ऊपर ले जाए जाने पर जू नैनियन को मृत्यु का भय सताने लगा। जैसा कि पता चला, जब जिन यू उसे कमरे में लाया तो सबसे पहले उसने उसकी चोटी खोल दी, जिससे वह बिखर गई। अरे! तुम क्या कर रहे हो? जू नैनियन उसकी हरकतों से निराश हो गया। जिन यू ने अपने होंठ भींचे हुए एक हाथ से उसकी ठुड्डी को दबाया, जिससे वह अपना सिर पीछे की ओर झुकाने को मजबूर हो गई, जबकि उसका दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसकी ठुड्डी को भी इधर उधर हिलाया। जू नैनियन को इतने भड़कीले कपड़े पहने देखकर जिन यू उसे थोड़ा बदसूरत दिखाना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसने उसकी चोटी खोली, जिन यू को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। इतने आकर्षक चेहरे के साथ ऐसा लगता था कि चाहे उसने उसके बालों को कैसे भी बिगाड़ दिया हो, भले ही उसने उन्हें एक पक्षी के घोंसले में बदल दिया हो, वह अभी भी आकर्षक रूप से सुंदर थी। और जैसे जैसे उसके बाल बिखरे होते गए, उसकी मोहक आभा उतनी ही अधिक स्पष्ट होती गई। उसका सिर आगे पीछे रगड़ा जा रहा था। जू नैनियन उसके कारण लगभग पागल हो गया था। रुको, रुको, रुको! उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बिस्तर पर खड़ी हो गई, जिन यू के ऊपर। तुम मेरे बालों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? मैंने तुम्हें भड़काने के लिए क्या किया है? जू नैनियन ने गुस्से से कहा। जिन यू ने कठोर चेहरे के साथ एक लंबे विराम के बाद किसी तरह कहा, मैं अभी भी आपके सिर पर एक बरलेब बोरी डालना चाहता हूँ। जू नैनियन, एक बहुत पुरानी लाइन। उसे याद आया कि जिन यू ने यह बात पहले भी कही थी और यह भी बताया था कि वह हमेशा उसे लुभाने के लिए आती है। जू नैनियन के पास कहने को शब्द नहीं थे। जिन शियाओयू, अगर तुम इसी तरह का दृश्य बनाते रहे तो मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाऊंगी। वह तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन जिन यू ने इसे गंभीरता से ले लिया। वह काफ़ी देर तक उसे गंभीरता से देखता रहा और अंततः पूरी ईमानदारी से बोला, ठीक है, तुम अभी नानशुई रोड पर वापस चली जाओ। मुझे हाल ही में रुयांग से निपटने के लिए कुछ काम करने पड़े हैं और तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। जू नैनियन, यह मूर्ख सुअर मूर्खता से क्यों नहीं मर गया? जू नैनियन हैरान थी कि वह इतने सीधे सादे आदमी के प्यार में कैसे पड़ गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया में कोई और आदमी नहीं बचा था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि चाय का स्वाद बहुत बुरा था और खाना बेस्वाद था? वह एक ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी जो कठोर था और जिसकी भावनात्मक बुद्धि शून्य थी। ठीक है, चूंकि मैं आपके लिए इतना विचलित करने वाला हूं, इसलिए मैं अपना बैग पैक करूंगा और घर चला जाऊंगा, जू नैनियन ने गुस्से से कहा। जब वह अपना सामान पैक करने गई तो जिन यू ने न केवल उसे रोका बल्कि उसके कपड़े पैक करने में भी उसकी मदद की। उसे हल्के जैकेट पैक करते देख उसने पूछा, क्या तुम ये सूती कोट अपने साथ ले जाना चाहती हो? रात में ठंड पड़ती है और आपके लिए इसे रखना अधिक सुविधाजनक होगा ताकि आपको सर्दी न लगे। जू नैनियन,
शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने दांत पीसते हुए उसके हाथों से कपड़े लिए और उन्हें बिस्तर पर फेंक दिया। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। जिनयू ने अचानक पुकारा, 1 मिनट रुको। जू नैनियन ये सोचकर रुक गई कि उसे अंततः अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब क्या हुआ? वह नाराज़ होने का नाटक करते हुए पलटी। जिनयू ने उसके आकर्षक चेहरे को देखा और इस पर विचार करने के बाद चिंता से कहा, जब आप वापस जाएं, तो अपने चेहरे पर पहनने के लिए एक मुखौटा खरीद लें। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उस पर लालच करें। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि हर आदमी उसकी पत्नी को घूरे। जू नैनियन, बकवास SHTPSS, यह आदमी, इसे भूल जाओ, जो भी इसे चाहे ले जा सकता है। मुफ्त शिपिंग, और वह एक बड़े उपहार पैकेज के साथ भी आता है। जू नैनियन को लगा कि जीवन में उसका सारा धैर्य जिनयू ने छीन लिया है। मूर्ख। फिर जिनयू ने कहा, मैं तुम्हें गाड़ी से ले चलूंगा। वह जू नैनियन का बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा, काफ़ी कुशलता से आगे बढ़ते हुए, एक हाथ से उसे और दूसरे हाथ से बैग को पकड़े हुए। जिनयू ने जू नैनियन को नानशुई रोड तक पहुंचाया। पूरे रास्ते में जू नैनियन की अभिव्यक्ति पथरीली बनी रही। आह, कितना मूर्ख। जिनयू जू नैनियन की नाराजगी से पूरी तरह से अनजान था और उसे याद दिलाता रहा, पत्नी, मैं तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट लाया हूं। अपने शरीर को पोषण देने के लिए इसे खाना याद रखें। धन्यवाद, मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूं, उसने जवाब दिया। नानशुई रोड पर उसे छोड़ने के बाद जिनयू चला गया। जाने से पहले उन्होंने जू नैनियन को गले लगाया और थोड़ी देर तक उसे चूमा। उसे चूमते हुए उन्होंने कहा, इस अवधि के दौरान तुम जब तक चाहो यहीं रहो। जू नैनियन ने पूरे समय अपना चेहरा सीधा रखा, जबकि जिनयू उसे जोर से चूम रहा था, अपने आनंद में खोया हुआ। जिनयू को जिन रुइयांग के साथ एक मामले में भी संपर्क करना था, जिसमें एक व्यक्ति शामिल था जो ये जियांगटियन के लिए काम करता था और जिसका चीजिन के साथ संपर्क था। वह अब तक का एकमात्र व्यक्ति था जिसे वे जानते थे जिसका ये जियांगटियन और चीजिन दोनों के साथ संबंध था। वे इस आदमी से कोई सुराग पाकर ही ये जियांगटियन के मादक पदार्थों की तस्करी का सबूत पा सकेंगे। हालांकि जिनयू को लगा कि अगर जू नैनियन उसके साथ रहेगा तो वह काम पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत विचलित हो जाएगा। वह उस पर हावी होने के विचारों में व्यस्त था। यान कुइहुआ चौंक गई जब उसने जू नैनियन को अपना बैग लेकर घर लौटते देखा और सोचा कि जू नैनियन का जिनयू के साथ झगड़ा हुआ है और उसे बाहर निकाल दिया गया है। चिंतित होकर वह दौड़कर आए और जू नैनियन का हाथ पकड़कर आग्रहपूर्वक बोली, बेबी नैनियन, क्या बात है? तुम अचानक अपना सामान समेट कर वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हारा जियाओ जिन से झगड़ा हुआ था? जब यान कुइहुआ ने यह पूछा तो जू दावेई भी चिंतित होकर जू नैनियन को देख रहे थे, जबकि जू जिकियांग और जू जिचेंग भी चिंतित दिखाई दिए कि जू नैनियन के साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा। यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा जू डोयू भी दौड़कर आया और जू नैनियन के पैर को गले लगा लिया। डरो मत बहन, डोयू आपकी रक्षा करेगा। उफ़्फ़ट। जू नैनियन खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सकी। वास्तव में उसने जिनयू के साथ बहस की थी और गुस्से में चली गई थी, लेकिन उसके घर पर बैठे उस मूर्ख सुआ को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह शोर मचा रही है। उसने न केवल उसका सामान पैक करने में मदद की, बल्कि उसे उसके दरवाजे तक भी छोड़ा। जू नैनियन अवाक थी, फिर भी वह वास्तव में क्रोधित नहीं थी। उस मूर्ख ने जाने से पहले उसे गले लगाया और चूमा, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसे पता था कि वह परेशान है। जू नैनियन ने उसके खिलाफ ये बात नहीं रखने का निर्णय लिया। वैसे भी यह उसके लिए घर वापस आने का एक अच्छा अवसर था। वह आधे महीने में सुन कियांग और उसकी पत्नी को 60,000 लियुएसू पेस्ट्री उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थी। कई दिन बीत चुके थे। फैक्ट्री की इमारत अगले कुछ दिनों में पूरी हो सकती है, लेकिन इंटीरियर और स्टाफिंग अभी भी अधूरी है। उत्पादन शुरू करने में कम से कम आधा महीना लगेगा। तो लियुएसू के ये 60,000 टुकड़े अभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से बनाने होंगे। जब उसने अपने परिवार को बताया कि वह लियुएसू बनाने के लिए वापस आई है, तो यान कुइहुआ और बाकी लोग आश्वस्त हो गए। दूसरी ओर जू अहोन की बवासीर फिर से भड़क गई थी, इसलिए वह लगाने के लिए कुछ बवासीर क्रीम लेने चला गया। उसने ठीक से देखा नहीं, बस एक डिब्बा उठा लिया और सूजन कम करने के लिए एक कूलेंट ऑइंटमेंट ले आया। अंदर कई मलहम थे, सभी ठंडक देने वाले मलहम, जिनमें से केवल एक ही बवासीर की क्रीम थी। चूंकि इन्हें एक छोटे क्लिनिक में एक डॉक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मिश्रित किया गया था, इसलिए सभी डिब्बे मूलतः एक जैसे ही दिखते थे। जू अहोन को याद आया कि उन्होंने अपनी बवासीर क्रीम सबसे आगे रखी थी, इसलिए उन्होंने डिब्बे पर लिखे शब्दों को देखा तक नहीं। मरहम का उपयोग करने के बाद जू अहोन को अपने पीछे ठंडी हवा का एहसास हुआ, साथ ही थोड़ा सा मसालेदार दर्द भी महसूस हुआ। आमतौर पर बवासीर क्रीम लगाने के बाद आधे घंटे से भी कम समय में काफ़ी बेहतर महसूस होगा, लेकिन आज 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और वह अभी भी पीड़ा में था। शौचालय जाना उसके लिए मौत की सज़ा के समान था। जू इरहोन की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी।
दरवाजे की चौखट पर शक्तिहीन होकर झुकते हुए, माथे पर पसीना छलकते हुए, उसने कमजोरी से कहा, ये दवा काम क्यों नहीं कर रही है? क्या इसकी समय सीमा समाप्त हो गई है? लियू बुइमेई को अपने पति पर दया आ गई और उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तुम थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए मरहम लेकर आती हूँ। जू एरहोंग ने बिस्तर पर करवट लेकर बार बार सहमति जताई। जल्द ही लियू बुइमेई वापस आ गया और जू जिकियांग से पूछा, तुमने मरहम कहाँ रखा है? मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अरे, ये कैसे नहीं मिल सकता? यह उसी पुरानी कैबिनेट में है। मैंने उस कैबिनेट में देखा और वहाँ केवल कूलंग ऑइंटमेंट है, कोई बवासीर क्रीम नहीं मिली। ये कैसे संभव है? जू अहोन तुरंत बिस्तर से उठे और उस कमरे में भागे जहाँ मलहम रखे थे, दराज खोला और उसमें खोजबीन की। अंदर बहुत सारे मलहम थे, लेकिन बवासीर की एक भी क्रीम नहीं थी। जू अहोन हैरान था, अपना सिर खुजा रहा था और परेशानी में बुदबुदा रहा था। ये कैसे गायब हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से पहले यही था। लियू बुइमेई ने उसे असहाय होकर याद दिलाया, ध्यान से सोचो, क्या तुमने इसे कहीं और रखकर भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे इस्तेमाल करने के बाद हमेशा यहाँ रख देता हूँ, और आप जानते हैं कि मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? लियू बुइमेई भी असमंजस में थी, क्योंकि उन्होंने अन्य मामलों पर टिप्पणी करने का साहस नहीं किया। ये बवासीर क्रीम जू अहोन का खजाना थी, एक मांस की गांठ की तरह। वह प्रत्येक उपयोग के बाद सावधानीपूर्वक इसे वापस वहीं रख देता था जहाँ ये थी। वास्तव में इसकी गलत जगह पर रखे जाने की संभावना नहीं थी। क्या कोई इसे ले गया होगा? लियू बुइमेई ने पूछा। बिना किसी कारण के कौन बवासीर की क्रीम लेगा? जू अहोन को लगा कि लियू बुइमेई का विचार बेतुका है। इस बिंदु पर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने लियू बुइमेई को तेजी से देखा। रुको, क्या जियोजिन का चचेरा भाई कुछ दिन पहले इस कमरे में नहीं रुका था? तुम्हें लगता है कि उसने इसे ले लिया? लियू बुइमेई ने जू एरहोन के इशारे को तुरंत समझ लिया। यह असंभव है, वह इतना अमीर है, वह आपकी बवासीर की क्रीम क्यों लेगा? यह अनिवार्यतः असंभव नहीं है। जितना अधिक जू अहोंग इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि जिन रुयांग ने उसकी बवासीर क्रीम ले ली है। आखिरकार उन्होंने इसका उपयोग उनके आने से ठीक एक दिन पहले किया था, और अब जैसे ही जिन रुयांग वहां से चला गया, उसकी क्रीम गायब हो गई। ये दिन के समान स्पष्ट था। जू अहोंग ने जिन रुयांग के विनम्र व्यवहार के बारे में सोचा, उसकी आंखें अकथनीय सहानुभूति से भर गईं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने परिष्कृत युवा स्वामी ऐसी गुप्त बीमारी से पीड़ित होंगे। खैर, जाने दो, उसने सोचा। एक साथी इंसान के रूप में वह उस तरह की उदासी को समझते थे। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि उन्हें बवासीर है, इसके बारे में बात करना शर्मनाक है। इसलिए उसने उस बवासीर क्रीम को अपने कमरे में रखने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं जू दो को गलती से यह न मिल जाए और सबको पता न चल जाए। उसने जानबूझकर इसे वहां रखा था ताकि यदि कभी यह मिल जाए तो वह दावा कर सके कि यह उसकी मां का है। आखिरकार किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए बवासीर होना शर्मनाक बात नहीं होगी। ऐसे असाधारण व्यक्ति के ऐसी बीमारी से पीड़ित होने के बारे में सोचकर शू अहोन को सांत्वना मिली, हालांकि उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। तारांकन नानशुई रोड पर वापस आने के पहले दिन ही जू नेनियन को उसकी याद आ गई। वह बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आलिंगन में कुछ कमी रह गई हो। आधी रात को परेशान होकर जिन्यू चुपके से नानशुई रोड पर वापस चला गया और चुपचाप जू नेनियन के कमरे की खिड़की से चढ़ गया। उसने उसे कंबल समेत उठा लिया और कंधों पर उठाकर बाहर भाग गया। जू नेनियन अचानक नींद में जाग गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे उठाकर ले जा रहा है। उस क्षण उसने अनगिनत भयावह परिदृश्यों की कल्पना की और सहज ही चिल्ला उठी। शुक्र है कि जिन्यू ने समय रहते बोल दिया, पत्नी, यह मैं हूँ, डरो मत। बहू की इस दबी हुई चीख ने जू नेनियन की आंखें चौड़ी कर दीं। जिन्यू, वह क्या कर रहा है? क्या वह मूर्ख है? वास्तव में आधी रात को दौड़कर उसे उठा ले जाना। अंततः कार में जू नेनियन को कंबल सहित यात्री सीट पर ठूंस दिया गया। जू नेनियन ने सिरदर्द के कारण अपना चेहरा ढक लिया। ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसने महसूस किया कि जिन्यू अधिक से अधिक मूर्ख होता जा रहा था। जिन्यू गाड़ी चलाकर वापस परिसर में आया और जू नेनियन को उठाकर उनके कमरे तक ले गया। जब तक उसने उसे अपने नीचे दबा नहीं लिया, तब तक उसने कहा, पत्नी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस बहाने से जू नेनियन की आंखें लगभग घूम गईं और वह बेहोश हो गई। वह कौन था जो इस बात पर जोर दे रहा था कि उसकी उपस्थिति से उसके काम पर असर पड़ेगा? जिन्यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि जू नेनियन सहमत है या नहीं। उसने उसे पकड़ते हुए उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जू नेनियन को उससे कोई परेशानी नहीं हुई और वह रजाई में घुसने के लिए संघर्ष करने लगी। सो जाओ, हिलना मत। यदि वह आज्ञाकारी होता तो वह जिन्यू नहीं होता। अंधेरे कमरे में जिन्यू ने पहले खुद को नंगा किया, फिर रजाई के नीचे घुस गया, जू नेनियन को पकड़ लिया और उसे भी नंगा कर दिया।
जू नेनियन का संघर्ष उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। अंततः उसकी जीत हुई। अपना पेट भरने के बाद जिनयू ने बेशर्मी से उसे गले लगाया और कहा, पत्नी, तुम मुझे इतना लुभाना क्यों पसंद करती हो? उसके हाथ ने धीरे से उसकी चिकनी पीठ को सहलाया और उसने उसके माथे को चूमा। लेकिन मुझे ये पसंद है। जू नेनियन क्या कह सकता था? नहीं, वह कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। वह जिनयू द्वारा सताए जाने से इतनी थक गई थी कि वह बस जल्दी से सो जाना चाहती थी। यह आदमी विषैला था। जू नेनियन की अपने माता पिता के घर वापस जाने की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। यान क्विहुआ और जू डावी वास्तव में बहुत खुश थे। आखिरकार जिनयू की स्थिति विशेष थी और उनके पास घर पर रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि जू नेनियन और जिनयू अपने रिश्ते को पोषित करने के लिए एक साथ अधिक समय बिताएंगे और एक छोटा बच्चा होना और भी बेहतर होगा। दंपतियों को एक साथ रहना चाहिए, लंबे समय तक अलग रहना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा। इसलिए जब यान क्विहुआ को पता चला कि जिनयू ने जू नेनियन को ले लिया है तो वह बहुत खुश हुई। फिर भी लियुएसु को अभी भी बनाया जाना था, इसलिए जू नेनियन अपना दिन नानशुई रोड पर काम करके बिताती थी और शामें घर पर। हर रात वह नियमित रूप से जिनयू द्वारा चापलूसी की जाती थी। नहीं, कई मेहराब। जू नेनियन को 60,000 लियुएसु को पूरा करने में 1 सप्ताह का समय लगा। अन्य लोगों ने भी आटा गूंधने में उसकी मदद की, क्योंकि इस बार वह जल्दबाजी नहीं कर रही थी। मुख्यतः इसलिए क्योंकि जिनयू ने उसे दिन रात मेहनत करने की अनुमति नहीं दी थी। उसे अपना भोजन समय पर करना पड़ता था, सुबह, दोपहर और रात। इतना ही नहीं, उसने जू नेनियन को दोपहर में झपकी लेने के लिए भी मजबूर किया। उनका तर्क पूरी तरह से उचित था। उन्होंने कहा कि वह उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे और उन्हें अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत थी। लेकिन हर बार लंच ब्रेक के दौरान अगर वह घर पर होता तो जू नेनियन पर उसके साथ कुछ शर्मनाक काम करने का दबाव डाला जाता, और यह हमेशा बिना गर्भनिरोधक के होता था। जू नेनियन ने अपना पेट पकड़ते हुए सोचा कि यह इतनी बार हो रहा है कि वह जल्द ही गर्भवती हो सकती है। 60,000 लियुएसु को खत्म करने के बाद जू नेनियन डिपार्टमेंटल स्टोर गई और वहां जाते समय उसने स्कूल से जू सिसी को उठाया। दोनों बहनें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर चल रही थीं। एक चमकदार गोरा, दूसरा काला और चमकदार। हालांकि भले ही जू सिसी काली और चमकदार थी, लेकिन जू नेनियन के बगल में खड़े होने से वह बुरी या छिपी हुई नहीं दिखेगी। आम लोगों के साथ खड़े होने पर जू सिसी शायद उतनी आकर्षक न लगे और कोई भी यही सोचेगा कि वह काली है। जू नेनियन के साथ चलते हुए दर्शक निश्चित रूप से पहली नज़र में तुलना करना चाहेंगे। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि जू सिसी के चेहरे की बनावट विशेष रूप से उत्कृष्ट थी और जू नेनियन से भी कमतर नहीं थी। वे दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर में एक खूबसूरत दृश्य बन गए। जू सिसी ने बिल्कुल बेफिक्र होकर जू नेनियन से उत्साह से कहा, बहन नेनियन, आपके साथ रहते हुए मैंने देखा है कि बहुत सारे पुरुष मेरी ओर देख रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि वे मुझे पसंद करते होंगे। क्या आपको लगता है कि अगर वे मुझसे डेट पर जाना चाहें तो क्या मुझे उन्हें तुरंत मना कर देना चाहिए या कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? जू नेनियन, बहन, संभल जाओ, अधिक से अधिक वे तो बस सराहना ही कर रहे हैं। थोड़ी देर खरीदारी करने के बाद जू सिसी ने देर से पूछा, ओह, वैसे सिस्टर नेनियन, आप मुझे यहाँ क्यों लाईं? अंत में पंक्तिबद्ध साइकिलों को देखकर जू नेनियन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जू सिसी को दौड़कर अपनी ओर खींचा। एक बाइक खरीद रहे हैं और जब हम वहाँ होंगे तो आपके लिए भी एक ले लेंगे। ये सुनकर जू सिसी ने आश्चर्य से अपना चेहरा पकड़ लिया। सच में? जू नेनियन हंसे, बेशक यह असली है, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता? वह उत्साह से साइकिल क्षेत्र की ओर दौड़ी। उसकी उंगलियां साइकिलों की एक पंक्ति पर फिसल रही थीं। जब जू सिसी और जू नेनियन पास आए तो बिक्री सहयोगी की आंखें चौड़ी हो गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि यह एक महिला बिक्री सहयोगी थी जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अनियंत्रित होकर बोल पड़ी, बहुत सुंदर। जू सिसी, जो साइकिल चुन रही थी, ने यह सुना और अपना चेहरा हाथों में लेकर झुकी। सुंदर बहन, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? जू नेनियन ने उसे जल्दी से वापस खींच लिया, कुछ हद तक खुश और परेशान होकर। बस अब अपनी बाइक उठा लो। फिर वह सेल्स एसोसिएट की ओर मुड़ी और माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कीजिए, मेरी छोटी बहन बहुत मिलनसार है, कृपया उसका बुरा मत मानिए। वह विनम्रता से मुस्कुराए। उसकी आंखें चमकदार और सम्मोहक थीं और उसकी आंखों के कोनों से अनजाने में एक मोहक आकर्षण बह रहा था। जू नेनियन पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन इससे महिला बिक्री सहयोगी शर्मा गई। जब एक गोरी सुंदरी ने उस पर इतनी मोहक मुस्कान दी तो एक महिला सेल्स एसोसिएट को भी ये बहुत अच्छा लगा। लोग अक्सर केवल उन लोगों से ईर्ष्या महसूस करते हैं जो उनसे बहुत अलग नहीं बल्कि थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन जब अंतर बहुत बड़ा हो जाता है तो वे तुलना के बारे में सोचते भी नहीं हैं। सेल्स एसोसिएट हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, वह बहुत प्यारी और सुंदर है। सेल्स एसोसिएट ने सच कहा, एक सांवली और एक गोरी, दोनों बहनें असाधारण रूप से सुंदर थीं।
करीब से निरीक्षण करने पर वे वास्तव में काफी समान दिखे, सिवाय इसके कि एक बर्फ की तरह सफ़ेद था और दूसरा कोयले की तरह काला। यही कारण है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जू सिसी और जू नैनियन की आंखें, नाक और मुंह बहुत समान थे, लेकिन उनके द्वारा दिया गया आकर्षण बिल्कुल अलग था। एक तो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर महिलाएं शर्मा जाती थीं, दूसरी एक प्यारी और जीवंत छोटी बच्ची थी। ये पहली बार था जब जू सिसी ने किसी को ये कहते सुना कि वह सुंदर और सुंदर है। उसकी गहरी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने उत्साह से सेल्स एसोसिएट का हाथ पकड़ लिया। बहन, आपकी नज़र बहुत अच्छी है और दिल भी अच्छा है। आप एक सच्ची पारखी हैं। मैं तुम्हारा तेज घोड़ा हूँ। सेल्स एसोसिएट जू सिसी के उत्साह से अचंभित रह गया। जू नैनियन ने जल्दी से अपनी शर्मिंदा छोटी बहन को पीछे खींच लिया। तेज घोड़े, जल्दी से अपना वाहन चुनो, वरना मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगी। इस पर जू सिसी ने बिजली की गति से बिखरी सहयोगी का हाथ छोड़ दिया, उसकी शक्ल की परवाह किए बिना, और अचानक से एक बाइक निकाल ली और जू नैनियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये वाली। अंत में जू नैनियन ने कुल 3 साइकिलें खरीदी, एक अपने लिए, एक जू सिसी के लिए और एक जू अहॉन के लिए। उसकी सुविधा के लिए फीनिक्स ब्रांड की साइकिलें, प्रत्येक 150 युआन की। उन दिनों साइकिलें दुर्लभ वस्तु थीं, फीनिक्स ब्रांड की तो बात ही छोड़िए। आर्थिक सुधारों के बाद कूपनों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए अभी भी उनकी आवश्यकता थी। साइकिल जैसी दुर्लभ वस्तुओं के लिए कूपन प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन था, लेकिन जिन यू के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जू नैनियन ने बस उसे यह बात बताई और वह उसके लिए कई कूपन लेकर अपने अध्ययन कक्ष से लौट आया। उस समय सबसे प्रसिद्ध साइकिल ब्रांड फीनिक्स और फॉरएवर थे। 150 युआन की एक साइकिल कुछ लोगों के लिए कई महीनों की मजदूरी के बराबर थी। लेकिन जू नैनियन ने 3 खरीदने में संकोच नहीं किया। अचानक जो लोग जू नैनियन और जू सिसी को घूर रहे थे, उनका ध्यान तीनों साइकिलों की ओर गया। साइकिलें, और वह भी फीनिक्स ब्रांड, और एक साथ 3 खरीदना। इससे पहले से ही आकर्षक दिखने वाली ये बहनें पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का केंद्र बन गईं। सौभाग्य से जू नैनियन इस तरह के ध्यान के आदी थे। हालांकि जू सिसी को गर्व महसूस हुआ, वह अपना सिर ऊंचा करके और छाती फैलाकर आत्मविश्वास के साथ अपनी साइकिल चला रही थी। जू सिसी को बाइक चलाना नहीं आता था और जू नैनियन को आता था, लेकिन वह जू सिसी के सामने ये दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। आखिरकार उसने पहले कभी साइकिल का सामना नहीं किया था, इसलिए वे केवल 3 साइकिलों को एक साथ पीछे धकेल सकते थे। अंततः साइकिल मिलने से जू सिसी के चेहरे पर रास्ते भर लगातार मुस्कान बनी रही। अपनी दुकान पर पहुंचने पर जू नैनियन ने साइकिलों को धकेलने में मदद के लिए जू जिकियांग को बुलाया। दुकान में मौजूद ग्राहक जू नैनियन को बाइक के साथ देखकर ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। यान कुइहुआ और जू दावेई विशेष रूप से रोमांचित थे। यदि आसपास ग्राहक न होते तो यान कुइहुआ निश्चित रूप से उत्साह से बाइकों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ता। उन्होंने साइकिलों को सैन्य जिला परिसर में संग्रहित किया। जैसे ही जू सिसी बस में चढ़ी, वह अपनी बस को वापस नानशुई रोड पर ले गई। शेष साइकिल जू अहॉन के लिए थी। जू जिकियांग को डर था कि कहीं जू नैनियन थक न जाए, इसलिए उसने खुद ही आगे बढ़ने पर जोर दिया। जब जू सिसी ने बाइक नानशुई रोड पर रख दी तो वह जू नैनियन और जू जिकियांग के पीछे पीछे गांव तक गई। लोग जब भी साइकिल को कहीं से भी ले जाते थे तो उस दुर्लभ वस्तु पर अधिक ध्यान देते थे। केवल अच्छी स्थिति वाले परिवार ही साइकिल खरीद सकते थे। इतना कि जब वे शहर की मिनी बस में चढ़े तो टिकट बेचने वाली चाची ने जू नैनियन और अन्य लोगों के साथ सौहार्द और खुशी से व्यवहार किया। वह दूसरों की ओर अहंकारपूर्ण भाव से देखती थी, उसकी ठोड़ी इस प्रकार ऊंची उठी हुई थी मानो वह आसमान तक पहुंच रही हो। गांव में पहुंचने पर वहां से गुजरने वाले कई लोग इस दृश्य को देखकर ईर्ष्या करने लगे और इच्छा व्यक्त की कि काश वे भी इसे छू पाते। तभी शू अहॉन कुछ कारीगरों के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए पड़ोसी गांव जा रहा था और शू नैनियन और उसके 2 भाई बहनों को देखकर उसने सोचा कि उसकी आंखें उसके साथ छल कर रही हैं। जू अहॉन ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे उसके भतीजे और भतीजियां थे, तथा उनके साथ उनकी ब्लैक गर्ल भी थी। वे क्या धकेल रहे थे? एक साइकिल। दूर से जू सिसी ने अपने पिता को देखा और चिल्लाई, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। बहन नैनियन ने आपके लिए एक साइकिल खरीदी है, आइए और देख लीजिए। एक साइकिल उसके लिए। जू अहॉन को थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन फिर भी वह जल्दी से वहां पहुंच गया। जू नैनियन और जू जिकियांग दोनों ने पुकारा, अंकल अहॉन। जू अहॉन ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी निगाहें साइकिल पर टिकी रहीं। सूरज की रोशनी में पूरी तरह से काले रंग की 28 प्रकार की बाइक चकाचौंध कर रही थी। करीब से जांच करने पर पता चला कि यह फीनिक्स ब्रांड का था। जू अहॉन ने उत्साह से हकलाते हुए कहा, नैनियन, क्या तुमने ये साइकिल खरीदी है? जू नैनियन मुस्कुराया, चाचा, यह आपके लिए है।
आपको फैक्ट्री का प्रबंधन करना होगा और आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी होगी। साइकिल खरीदने से चीज़ें सुविधाजनक हो जाएंगी और आपकी मेहनत भी बचेगी। मेरे लिए, जू होंग ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। जू नैनियन ने ध्वनि के साथ पुष्टि की और जू सिसी ने उत्सुकता से अपने पिता से कहा, पिताजी, ये सच है, बहन नैनियन ने व्यक्तिगत रूप से इसे आपके लिए खरीदा है। उसने मेरे लिए भी एक खरीदा, मेरा काउंटी शहर में है। एक और, अब जू होंग पूरी तरह से हैरान था। ये जिन यू को सेडान कार चलाते देखने से भी अधिक आश्चर्यजनक था, क्योंकि आखिरकार दोनों परिवार अलग अलग थे और यह कार उनके अपने परिवार के सदस्यों द्वारा खरीदी गई थी। इसका अर्थ बिल्कुल अलग था। पूरे गांव में केवल ब्रिगेड लीडर के पास ही साइकिल थी, और वह भी मिश्रित ब्रांड की, वह भी सेकंड हैंड। फिर भी जब ब्रिगेड लीडर पहली बार साइकिल चलाकर गांव में आया तो गांव वालों को बहुत ईर्ष्या हुई। हर बार जब वे ब्रिगेड लीडर को सड़क पर साइकिल चलाते देखते थे तो जू होंग को बहुत ईर्ष्या होती थी। अब इसी समय उनकी प्यारी भतीजी ने वास्तव में उनके लिए एक नई फीनिक्स साइकिल खरीदी थी। क्या जू एरहोंग उत्साहित नहीं हो सकते? इतना उत्तेजित कि उसके होंठ कांपने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने सूखे होठों को चाटा। न्यानियन, तुम चाचा के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? मैं इस तरह की उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखकर कि जू एरहोंग वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जू नैनियन ने सीधे जू जिकियांग से साइकिल को धक्का देकर उसके पास लाने को कहा। चाचा, इसे आजमा कर देखो, इसे आजमा कर देखो। जू होंग अचानक बहुत घबरा गया। उसने अपनी हथेलियों को अपनी पतलून पर कुछ बार रगड़ा, फिर झिझकते हुए साइकिल लेकर उस पर बैठ गया। शू होंग ने ब्रिगेड लीडर को अक्सर बाइक चलाते देखा था और वह जानता था कि यह कैसे किया जाता है। वह आत्मविश्वास से पैडल पर कदम रखता था और बाइक चलाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, वह लगभग गिर गया। सौभाग्यवश उसकी ऊंचाई और लंबी टांगों के कारण वह समय पर जमीन पर पैर रखने में सक्षम हो गया, जिससे उसे पसीना आ गया। वह स्वयं चोट लगने से नहीं, बल्कि अपनी कीमती साइकिल को नुकसान पहुंचने से डर रहा था। डरकर जू होंग जल्दी से उतर गया। उनकी भतीजी अब पैसा कमा रही थी और उसने उनके लिए एक साइकिल खरीदी थी। शू होंग को बहुत गर्व महसूस हुआ और वह बहुत भावुक हो गए। न्यानियन, आपके चाचा ने आप पर यूं ही प्यार नहीं किया, जू होंग ने भावुक होकर कहा। जू न्यानियन के बालों को सहलाते हुए उनकी आंखें लाल हो गईं। जू नैनियन नहीं चाहते थे कि उन पर बोझ पड़े, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बातें क्यों कहते हो चाचा? हम परिवार हैं। ठीक है, हम परिवार हैं। चलो इस बारे में बात नहीं करते। जू होंग ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इसके बाद जू होंग ने कुछ ऐसा किया जिससे जू नैनियन और उसके भाई बहन दंग रह गए। लगभग गिरने के बाद जू होंग ने अब और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और साइकिल को अपने कंधे पर उठा लिया। जू नैनियन और उसके दो भाई बहनों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। जू सिसी पूरी तरह से हैरान थी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? जू होंग ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। मुझे डर है कि अगर मैं फिर से गिर गया तो ये टूट जाएगा। ये सुनकर जू नैनियन की हंसी और आंसुओं की मिश्रित अभिव्यक्ति हुई, जबकि जू सिसी और जू जिकियांग जू एरहोंग की भावनाओं को समझ सकते थे। आखिरकार यह एक नई बाइक थी, इसे संजोकर रखना होगा। जू नैनियन जू होंग की मानसिकता को समझ नहीं पाई, क्योंकि वह इस युग से नहीं थी। वह ऐसे युग में रह चुकी थीं जहां साझा साइकिलें आम बात थी, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छे ब्रांड की साइकिलें भी महज परिवहन का साधन थीं। दूसरे अंकल, आपको इसे नीचे रख देना चाहिए, इसे ले जाना थका देने वाला है और बाइक हल्की नहीं है। इसके अलावा बाइकें ज़मीन पर चलाने के लिए बनी हैं। पहले तो जू होंग ने इस बात से इनकार कर दिया और इसे ले जाने पर जोर दिया, लेकिन जू नैनियन ने काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उसे मना लिया। इसके बाद जू होंग ने कुछ ऐसा किया जिससे जू नैनियन पूरी तरह से हैरान रह गया। सड़क के आधे रास्ते पर जू होंग अचानक रुक गया और जू जिकियांग को साइकिल खींचने का निर्देश दिया, जबकि वह खुद पहाड़ियों की ओर दौड़ा और खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को आवाज लगाए। बूढ़े मास्टर वांग, अंकल ली, एक गौजी, आओ और मेरी मदद करो, उन्होंने तत्काल स्वर में कहा। बूढ़े मास्टर वांग और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी कुदालें नीचे रख दी और पूछने के लिए दौड़े कि क्या हुआ। जू होंग ने तुरंत एक व्यथित और जल्दबाजी भरा चेहरा बनाया। आह, मेरी बड़ी भतीजी, उस अवज्ञाकारी लड़की ने मुझे काउंटी शहर में एक फीनिक्स ब्रांड की साइकिल खरीदी और मैं इसे खुद नहीं उठा सकता। तुम लोग जल्दी करो और मेरी मदद करो। बूढ़े मास्टर वांग चौंक गए। तुमने क्या कहा? एक फीनिक्स ब्रांड साइकिल? जू एरहोंग ने असहाय भाव से कहा। क्या ऐसा नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, वह लड़की वास्तव में नैनियन है। मैंने उसे इसे खरीदने से मना किया था, लेकिन उसने मुझे इसे खरीदने पर जोर दिया। और अगर उसे खरीदना ही पड़ा तो उसने फीनिक्स ब्रांड भी ले लिया। ये पैसे की कितनी बर्बादी थी। मैं कह रहा हूँ, ये युवा लोग बहुत ही फिजूल खर्च और अपव्ययी हैं जो साइकिलें खरीदते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन आंखें रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस मुस्कान को देख सकता था जिसे जू होंग दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था।
एरगौजी का चेहरा ईर्ष्या से भरा था और अनकल्ली की प्रशंसा भी। चूंकि जू अहोन बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था, इसलिए जू नैनियन और अन्य लोगों के लिए उसे न सुन पाना मुश्किल था। जू अहोन ने उनकी ओर हाथ उठाकर कहा, बकवास बंद करो और बाइक उठाने में मेरी मदद करो। इसलिए 3 या 4 आदमी दौड़कर आए और सावधानीपूर्वक एक साइकिल लेकर गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक चले गए और घर जाने से पहले खेतों के चारों ओर चक्कर भी लगाया। जू नैनियन खुश भी थे और परेशान भी। उसके दूसरे चाचा बहुत मज़ेदार थे। कल्पना कीजिए कि 4 या 5 वयस्क व्यक्ति एक साइकिल उठा रहे हैं और उनका समूह लगातार बड़ा होता जा रहा है। कुछ मिनट तक इसे उठाने के बाद किसी और ने कहा, आप थक गए होंगे, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, मुझे इसे उठाने दीजिए, मैं मजबूत हूँ। जू नैनियन और जू सिसी शुरू से अंत तक हंसते रहे, उनके मुंह कभी बंद नहीं हुए। वे लगभग तब तक हंसते रहे जब तक उनकी सांस फूल नहीं गई। सारे हंगामे के बाद पूरे गांव को पता चल गया कि जू नैनियन ने जू अहोन के लिए फीनिक्स ब्रांड की साइकिल खरीदी है। इतना ही नहीं, जब भी वह किसी को देखता और पूछता तो जू अहोन कहता कि जू नैनियन ने अपनी बेटी के लिए भी एक खरीदा था, लेकिन वह काउंटी शहर में ही रह गया और अभी तक वापस नहीं लाया गया। यह विचार सुनकर गांव वाले ईर्ष्या से भर गए। वह कितनी अद्भुत भतीजी थी। साइकिल एक दुर्लभ वस्तु थी और उसे ऐसे ही खरीदना, और वह भी कोई भी ब्रांड नहीं, बल्कि फीनिक्स ब्रांड की, और वह भी 2 साइकिलें। जू परिवार सचमुच धन्य था कि उसे ऐसी प्रतिभाशाली भतीजी मिली। उसने न केवल एक कारखाना बनाया, बल्कि उसने जू अहोन के लिए ईंट और टाइल का घर भी बनाया। आपको इतनी अच्छी भतीजी कहाँ मिली? ऐसी भतीजी के कारण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हो। वापस आते समय शू नैनियन को हर ग्रामीण से प्रशंसा मिली। जू एरहोन पूरे रास्ते गर्व से भरा हुआ था। घर पहुंचने से पहले ही घर की बूढ़ी महिला और लियू बुइमी ने सुन लिया था कि जू नैनियन ने जू एरहोन के लिए एक साइकिल खरीद ली है। दोनों उत्सुकता से दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे और दूर से ही उन्हें लोगों का एक विशाल जुलूस अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें बूढ़ी महिला खुशी से आंखें सिकुड़े हुए थी और मुस्कुरा रही थी। लियू बुइमी भी मुस्कुराए। घर पहुंचकर शू एरहोन ने, जो बहुत उदार थे, उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया जिन्होंने बाइक उठाने में मदद की थी। अपनी भतीजी के बारे में शेखी बघारने के लिए उत्सुक जू अहोन ने लियू बुइमी से उनका मनोरंजन करने के लिए चावल पकाने को कहा। खाना शुरू करने से पहले ही रसोई से आती चावल की खुशबू से ग्रामीणों के मुंह में ईर्ष्या से पानी आ गया। ऐसा लग रहा था कि जू परिवार सचमुच उन्नति पर था और सौभाग्य पूरे परिवार को प्रभावित कर रहा था। इतने कम समय में चावल प्राप्त कर पाना, और वह भी न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए, ये दर्शाता है कि वास्तव में उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। कुछ लोग तो विनम्रता से मना भी करना चाहते थे, एरहोन, अपने आप को परेशान मत करो, ये चावल कीमती है, हम इसे लापरवाही से खाने की हिम्मत नहीं करते। हम इतने सारे हैं कि हमें आपका सारा चावल खा जाने से नफरत है, हमें अपराध बोध हो रहा है। जू अहोन ने उदारता से हाथ हिलाया, ये ठीक है, हमारे घर पर बहुत सारे चावल हैं। जब से मेरी भतीजी ने अपना व्यवसाय शुरू किया और पैसा कमाया है, तब से हमारे परिवार को खाने के लिए कभी चावल की कमी नहीं हुई है। ये सुनकर ग्रामीणों के समूह को ईर्ष्या हुई और उन्होंने अपने लिए भी यही शुभकामनाएं दीं। जू नैनियन और जू सिसी कमरे के अंदर ही रहे और बाहर जू अहोन के घमंड भरे शब्दों को सुनकर वे इतनी जोर से हंसे कि वे अपनी पीठ सीधी नहीं कर सके। जू सिसी इतनी जोर से हंसी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, सिस्टर नैनियन, मेरे पिताजी बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उससे ज़्यादा मजाकिया व्यक्ति कभी नहीं देखा। जू नैनियन भी अपने चाचा की हरकतों से स्तब्ध रह गई। वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल आए। विशेषकर जब उसने सोचा कि वह पहाड़ी की ओर दौड़कर उन बुजुर्गों को ये बताने गया होगा कि वह साइकिल नहीं उठा सकता और उसे मदद की जरूरत है, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी उनकी हंसी खत्म भी नहीं हुई थी कि बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। अपनी प्यारी पोती और छोटी काली बहन को एक साथ हंसते हुए देखकर उसने जोर से अपना गला साफ किया। जू नैनियन जल्दी से उठे और बुजुर्ग महिला की मदद की। दादी, आप यहाँ हैं, कृपया बैठ जाए। उसकी आंखों से मुस्कान अभी तक नहीं हटी थी। बूढ़ी महिला ने जवाब में गुनगुनाया और जू सिसी, हमेशा की तरह अनजान, ने देखा कि जू नैनियन बूढ़ी महिला की मदद कर रहा है और फिर भी मजाक करने में कामयाब रहा। बहन नैनियन, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, दादी पूरी तरह से ऊर्जावान हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे डंडे से मारने के लिए उसने मुझे गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ाया था। वह इतनी ऊर्जावान है कि मैंने कभी भी इतनी फुर्तीली टांगों वाली कोई अन्य वृद्ध महिला नहीं देखी। फफ, जू नैनियन हंस पड़ा। बूढ़ी महिला ने जू सिसी को थप्पड़ मारने के लिए अपना जूता निकाला, जिसने डरकर विरोध करते हुए कहा, आह दादी, मैं गलत थी। दादी, गुस्सा मत होइए, जू नैनियन ने हंसते हुए कहा, सीसी अपनी जबान नहीं रोक पा रही है।
जू सिसी खुश नहीं थी, उसे लग रहा था कि उसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा है, लेकिन बूढ़ी महिला के हाथ में अभी भी जूता था, जिसे देखकर उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जू नैनियन उसके पास गया और मजाकिया अंदाज में उसके माथे पर हाथ फेरा, तुम सच में। अंततः बूढ़ी महिला संतुष्ट हो गई और उसने जू नैनियन और जू सिसी को बाहर जाने को कहा। बाहर जू नैनियन ने बूढ़ी महिला से पूछा, दादी आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी महिला ने अपने होंठ भींचे और आंगन में खड़ी साइकिल की ओर देखा, उसका इरादा इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। इससे पहले कि जू नैनियन कुछ बोल पाती, जू सिसी ने कहा, अरे नहीं दादी, इसके बारे में सोचना भी मत। भले ही आप फुर्तीले हों, फिर भी आप इस पर सवारी नहीं कर सकते। यदि आप गिरकर चोटिल हो जाएं तो क्या होगा? बूढ़ी महिला ने चिढ़कर जू सिसी की पीठ पर थप्पड़ मारा, तुम छोटी काली कोयला गेंद, तुम क्या कह रहे हो? दादी को लगता है कि यहाँ की रोशनी पर्याप्त नहीं है। आप लोग इसे सड़क पर ले जाइए ताकि मैं इसे अच्छी तरह देख सकूं। रोशनी अच्छी नहीं है। जू नैनियन ने आसमान की ओर देखा, नीला आकाश और सफ़ेद बादल, दृश्य सुंदर था और श्री सूर्य उत्साहपूर्वक अपना प्रकाश फैला रहा था। वह वास्तव में यह नहीं बता सकी कि प्रकाश कहाँ खराब था। लगभग तुरंत ही जू नैनियन को समझ आ गया कि बूढ़ी महिला क्या करने वाली थी। वह शांत लेकिन प्रसन्नचित होकर साइकिल को धक्का देकर आंगन से बाहर ले गई। बूढ़ी महिला उसके पीछे पीछे सावधानीपूर्वक चल रही थी और वास्तव में उसके पैर काफी फुर्तीले थे। वे साइकिल को गांव में ऊपर नीचे धकेलते रहे, लेकिन इस बार जो दिखा रहा था वह बूढ़ी महिला थी। जू नैनियन इसके प्रति उदासीन हो गया था। अवसर का लाभ उठाते हुए जू नैनियन ने भी कारखाने की इमारत का जायजा लिया। वहां जाते समय शू अहोन ने उन्हें बताया कि फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसमें अंदर का हिस्सा भी शामिल है, और उन्होंने इसे सफ़ेद रंग से भी रंग दिया है। फैक्ट्री के सामने एक जगह खुली छोड़ी गई थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, जहां जू अहोन ने अपना घर बनाने की योजना बनाई थी। उनके सामने 5 बड़े टाइल छत वाले कमरे चमक रहे थे। केवल टाइल की छत वाला घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पास आते ही जू नैनियन ने किसी को बात करते सुना। जू अहोन का घर इस बार सचमुच बहुत अमीर हो गया, उसकी पोती की बदौलत, जिसने 5 बड़े टाइल छत वाले कमरे बनवाए। यहाँ तक कि गांव के मुखिया के परिवार ने भी अभी तक एक भी घर नहीं बनवाया है। जू नैनियन के भाग्य बनाने से पहले किंगशान गांव में सबसे अमीर व्यक्ति गांव का मुखिया जू एगुओ था, क्योंकि उसकी पत्नी एक काफ़ी संपन्न परिवार से थी। वक्ता ने जू नैनियन और अन्य लोगों को आते हुए नहीं देखा था। ये चाची वांग थीं, जो उत्साह का अनुसरण कर रही थीं, जिन्होंने पुकारा, कुई कुई की माँ, आप वहाँ क्या कर रही हैं? कुई कुई की माँ ने तब अपना सिर उठाया और देखा कि जू नैनियन और अन्य लोग साइकिल को धक्का दे रहे हैं। वह उत्साहपूर्वक अभिवादन करने और हालचाल जानने के लिए दौड़ी। जू नैनियन ने प्रत्येक अभिवादन का विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। यदि ये तथ्य न होता कि वह साइकिल नहीं चला सकती थी, तो वह बूढ़ी महिला सचमुच गांव में चमचमाती साइकिल चलाना पसंद करती। इससे उसे अविश्वसनीय गर्व महसूस हुआ। आखिरकार यह उसके प्यारे जू परिवार ने ही खरीदा था, एक फीनिक्स ब्रांड, एकदम नया, 150 प्रति साइकिल। किस परिवार की लड़की इतनी सक्षम हो सकती है? जू नैनियन ने फिर से झरने से पानी पिया और वास्तव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जब लोगों ने इस परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया तो वे इसका कारण नहीं बता सके, लेकिन उन्हें लगा कि वह और अधिक सुंदर हो गई है। जो बुजुर्ग महिलाएं मूल रूप से इस मौज मस्ती में शामिल होने और फीनिक्स ब्रांड की साइकिल को देखने के लिए आई थीं, वे प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। नैनियन वास्तव में अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति प्रशंसा पाकर प्रसन्न होगा, विशेषकर जब प्रशंसा सच्ची और सच्ची हो। हालांकि शू नैनियन को पहले भी अनगिनत बार ऐसी प्रशंसा मिली थी, फिर भी अब उन्हें सुनकर वह खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सकी। आंटी मजाक कर रही हैं, जू नैनियन ने विनम्रता से कहा। चारों ओर भ्रमण करने के बाद जू नैनियन ने जू सिसी को साइकिल धकेलने को कहा, जबकि वह फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए नीचे चली गईं। नवनिर्मित फैक्ट्री को सफ़ेद रंग से रंगा गया था, फिर भी उसमें हल्की सी गंध आ रही थी, इसलिए गंध को बाहर निकालने के लिए सभी खिड़कियां खोल दी गईं। कारखाने में 10 कार्यशालाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार थी। उसी समय जू नैनियन को भी बड़ी संख्या में कद्दू इकट्ठा करने थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये काम दूसरों पर छोड़ दिया। वह सब कुछ स्वयं करने वाली नहीं थी। ये स्थान लगभग 10 दिनों तक हवादार रहने के बाद उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा, भविष्य की तरह नहीं, जहां सब कुछ मानकों से अधिक होता है और घर को रहने योग्य होने से पहले महीनों तक खड़ा रहना पड़ता है। और 2 या 3 महीने बाद भी वहां अभी भी अप्रिय गंध रह सकती है। पहाड़ियों में लगे जल पंप को नदी के पानी और पहाड़ के पानी से भर दिया गया। नदी के पानी को कार्यशाला में भेज दिया गया, जहां लियोएसू को नदी के पानी की आवश्यकता थी। पहाड़ के पानी को फैक्ट्री के श्रमिकों के उपयोग के लिए नीचे लाया गया। कारखाने के अंदर प्रत्येक कार्यशाला काफ़ी विशाल थी। सबसे छोटी कार्यशाला लगभग 100 वर्ग मीटर की थी।
10 कार्यशालाओं के अतिरिक्त वहां 5 शयनगृह कक्ष भी थे, क्योंकि उनकी योजना स्थानीय गांव और अन्य गांवों से लोगों को भर्ती करने की थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कुछ स्थानीय लोग यह न सोचें कि नौकरी मिलने का मतलब है कि वे काम में ढिलाई बरत सकते हैं, या वह केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी पर रख सकती हैं और इसलिए वे अपने काम में लापरवाह हो सकते हैं। आखिरकार, अपनी इज्जत बचाने की संस्कृति के कारण हर कोई पक्षपात करना पसंद करता है, ये सोचकर कि अगर वे अपने साथी ग्रामीणों के बीच आंखें मूंद लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये वह परिदृश्य नहीं था जिसे जू नैनियन देखना चाहते थे। वह गांव के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन वह नहीं चाहती थीं कि उनका फायदा उठाया जाए। इसके लिए पहले से ही नियम बनाए जाने जरूरी थे। यदि सभी के लिए अपवाद बना दिए जाएं तो कारखाना उनका घर बन जाएगा, जहां वे जो चाहें कर सकेंगे। इसलिए अन्य गांवों के लोगों को सुविधा प्रदान करने तथा स्थानीय ग्रामीणों में तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए शयनगृहों का निर्माण करना आवश्यक था। एक कैंटीन, एक स्नानघर, ये सब जू नैनियन ने लोगों को एक ही बार में स्थापित कर दिया था। फैक्ट्री शुरू करना वास्तव में एक बड़ा खर्च था। उसके पास वर्तमान में 17,000 रुपये थे, जिसमें ली शान और उसके पति द्वारा दी गई जमा राशि भी शामिल थी। कुछ ही दिनों में उसे फिर से समुद्र के रास्ते शहर में सामान पहुंचाने के लिए लोगों को भेजना पड़ा, और वहां श्रमिकों की भर्ती भी की गई। इतने सारे परेशानी भरे मामलों के अनसुलझे रह जाने के कारण जू नैनियन को उन दिनों का पछतावा होने लगा जो उसने जिन्यू के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए बिताए थे। वह वास्तव में इसके लिए मौत की हकदार थी। अब तो इसके बारे में सोचने से भी उसे सिरदर्द होने लगा, और उसे ये भी यकीन नहीं था कि उसके पास जो पैसा है वह पर्याप्त होगा भी या नहीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ल्यूएसू बनाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया, और उन्हें समूहों में प्रशिक्षित करना था, जिसमें प्रत्येक कार्यशाला को अलग अलग चरण सिखाए गए। सौभाग्य से, यदि ल्यूएसू को रेसिपी के अनुसार बनाया गया तो इसका स्वाद शुरू में बहुत बुरा नहीं होगा। आगे के सारे काम के बारे में सोचते हुए जू नैनियन को अपना सिर भारी महसूस हुआ। नानचेन काउंटी में वापस आकर जू नैनियन सीधे झाओपांग की तलाश में चले गए, जिन्हें अब हर दिन स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं थी और वे गोदाम में ही रहते थे। ली किंगशुई को जो भी जरूरत होती, झाओपांग सीधे उसे पहुंचा देता। झाओपांग ने कई बार पैसे एकत्र किए थे और जू नैनियन पैसे लेने गए और ली किंगशुई के यहाँ ल्यूएसू की बिक्री के बारे में भी पूछताछ की। अपने सरल और ईमानदार स्वरूप के बावजूद झाओपांग वास्तव में बहुत चतुर था और उसमें निखार लाने लायक प्रतिभा थी। इसके अलावा, हालांकि वह हर बार बड़ी रकम संभालता था, फिर भी उसने कभी भी उसे लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा इसे बरकरार सौंपता था, इसलिए जू नैनियन को झाओपांग पर काफी भरोसा था। ल्यूएसू की बिक्री के बारे में उसकी पूछताछ सुनकर झाओपांग ने जू नैनियन को एक ईमानदार जवाब दिया। इस महीने हमने पहली बार माल की आपूर्ति की। हमने 10,000 इकाइयां लीं और उन्हें बिकने में लगभग 10 दिन लगे। फिर हमने और 10,000 लीं, जो 5 दिनों के बाद बिक गईं। इसके बाद से हम हर 5 या 6 दिन में सामान की आपूर्ति कर रहे हैं और हर बार 10,000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं। ये सुनकर जू नैनियन आश्वस्त हो गया। 10,000 यूनिट बेचने के लिए शुरुआती 10 दिन की अवधि पिछले महीने हुई असीमित बिक्री के कारण थी, जो इतनी विस्फोटक थी कि जिन लोगों ने इन्हें खरीदा था उनमें से कई ने दोबारा खरीदारी नहीं की। अब ये स्थिर लग रहा था और विशेष छुट्टियों को छोड़कर प्रति माह कम से कम 60,000 इकाइयां बेचना संभव था। हालांकि ये संख्याएं महत्वपूर्ण लग रही थीं, लेकिन यह नानचेन काउंटी के सभी सहकारी समितियों द्वारा बेची गई कुल मात्रा थी। जू नैनियन ने कहा कि इस युग में लोगों की क्रय शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। पूरे काउंटी और अन्य छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए केवल 60,000 इकाइयों की मासिक बिक्री मात्रा वास्तव में काफी मामूली थी। आखिरकार, वह अपनी ल्यूएसू को काफी ऊंची कीमत पर बेच रही थी। खुदरा मूल्य प्रत्येक का 40 सेंट था। ये स्पष्ट नहीं था कि हाइशी में स्थिति कैसी होगी। जू नैनियन ने ली शान और उसके पति के साथ जो नियुक्ति की थी, उसका समय लगभग आ गया था, इसलिए उसने झाओपांग को सामान हाइशी तक पहुंचाने के लिए भेजा। 60,000 ल्यूएसू को पहुंचाने और दूरी को देखते हुए यह उम्मीद करना असंभव था कि झाओपांग वहां तक गाड़ी को धकेल कर ले जाएगा। इसमें तब तक का समय लगेगा जब तक गायें घर नहीं आ जाती, और एक पुशकार्ट एक बार में 60,000 ल्यूएसू को नहीं रख सकता था। इसलिए जू नैनियन ने झाओपांग को उन ट्रक ड्राइवरों को खोजने के लिए ले लिया जो परिवहन में विशेषज्ञ थे। ट्रक चालक ने जब सुना कि उन्हें हाइशी तक जाना है तो उसने तुरंत यात्रा का किराया बढ़ाकर 150 युआन कर दिया। जू नैनियन ने स्पष्ट रूप से कहा, 100, इसे ले लो या छोड़ दो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये ड्राइवर एक धूर्त बूढ़ा आदमी था और नानचेन काउंटी में बहुत कम परिवहन ड्राइवर थे। वह भी अभी एक लंबी यात्रा से लौटा था और वह अकेला उपलब्ध व्यक्ति था। वह इस तथ्य पर भरोसा कर रहा था कि जू नैनियन के पास उसे नौकरी पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका प्रस्ताव सुनने के बाद उसने सीधे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मेरी कीमत लगभग आधी कर दी है।
इस ड्राइवर ने जू नैनियन की पोशाक देखी और सोचा कि वह एक अमीर व्यक्ति की तरह दिखती है और उसे ठगने की उम्मीद कर रहा था। हकीकत में हाइशी तक की यात्रा के लिए आमतौर पर 80 युआन भी पर्याप्त होते हैं। वह कठोर रवैया अपना रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि शू नैनियन के पास और कोई नहीं है जिसकी ओर वह मुड़ सके। लाई सेन से निपटना बहुत कठिन था। यदि जू नैनियन का चेहरा सुंदर न होता तो वह इतना अच्छा नहीं होता। परिवहन चालक कम थे और प्रत्येक यात्रा का मतलब अच्छी कमाई थी, इसलिए लाई सेन दूसरों को नीची नज़र से देखते थे। जू नैनियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कहकर वह झाओ पांग के साथ घूमी और चलने लगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि हाइशी की सामान्य दर 60 से 70 युआन के बीच में रहती है। ड्राइवरों के बीच एक अलिखित नियम था, सड़क पर खाने पीने और रहने का सारा खर्च उनके नियोक्ता द्वारा वहन किया जाना था। उसने जो कीमत प्रस्तावित की थी वह ड्राइवरों के लिए पहले से ही शुद्ध लाभ थी। काउंटी में फैक्ट्री श्रमिक प्रति माह केवल 30 से 40 युआन कमाते हैं। 100 युआन की पेशकश उनके लिए लगभग 3 महीने के वेतन के बराबर थी। इसके अलावा यहाँ से हाइशी तक की यात्रा में रास्ते में आराम और भोजन के समय सहित लगभग 6 दिन लगे। 6 दिनों के लिए उसे 100 युआन देना उसकी उदारता थी, फिर भी उसने कीमत बढ़ाने का दुस्साहस किया। जब लाई सेन ने जू नैनियन को जाने के लिए मुड़ते देखा तो वह घबरा गया और बोला, अरे 120, मुझे बस 120 दे दो और मैं ये कर दूंगा। जू नैनियन बिना कुछ बोले चलता रहा। लाई सेन ने दांत पीसते हुए कहा, 110, क्या ये काम करेगा? इस बार जू नैनियन ने उत्तर दिया, 90। यद्यपि उसने जवाब दिया, फिर भी जू नैनियन ने चलना बंद नहीं किया और आगे बढ़ती रही। अब आप कम बोली क्यों लगा रहे हैं? लाई सेन को उस महीने कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली थी और उसे डर था कि अगर वह बिना काम के घर चला गया तो उसकी पत्नी उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी। ये देखकर कि जू नैनियन वास्तव में जाने के लिए दृढ़ था, उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तो फिर 90 ही है, मैं ये करूँगा। उसने सोचा, अरे यार, मुझे अपनी कीमत कभी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। किसने सोचा होगा कि यह महिला इतनी व्यावसायिक होगी? आमतौर पर जब लोग परिवहन संबंधी नौकरियों के लिए उनके पास आते थे तो वे चापलूसी भरे रवैये के साथ ऐसा करते थे। उनका अंतिम प्रस्ताव सुनकर जू नैनियन ने अंततः चलना बंद कर दिया। लाई सेन को साथ लेकर वह नानशुई रोड पर पहुंची। जब लाई सेन ने जू नैनियन के घर को देखा तो वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में अमीर थी। लियुएसू, जिसे जू नैनियन लिशान और उसके पति को दे रही थी, पहले से ही तैयार थी। झाओ पांग और लाई सेन ने मिलकर काम किया और लियुएसू को ट्रक पर लादने में आधा घंटा लगा दिया। जब उनका काम पूरा हो गया तो लाई सेन ट्रक के सहारे झुक गए और हॉर्न लगे। जू नैनियन ने झाओ पांग को अंदर बुलाया और उसे लिशान का फ़ोन नंबर और पता दिया। उसने उसे जिनयू का फ़ोन नंबर भी दिया और निर्देश दिया कि यदि उसे कोई समस्या हो तो वह उसे फ़ोन करे। ये पहली बार था जब झाओ पांग लंबी दूरी की यात्रा पर गया था और जू नैनियन कुछ चिंतित महसूस कर रहा था, इसलिए उसने उसे कुछ सलाह दी। इतना ही नहीं, उसने उसे 150 युआन भी दिए और कहा कि वह इसका इस्तेमाल रास्ते में खाने पीने के लिए करेगा, साथ ही लाई सेन के ईंधन के लिए भी करेगा। झाओ पांग का मासिक वेतन केवल 40 युआन था, इसलिए 150 युआन उसके लिए काफ़ी था। ईंधन की लागत घटाने के बाद झाओ पांग और लाई सेन के लिए ये यात्रा के दौरान अच्छा भोजन करने के लिए पर्याप्त था। झाओ पांग को लगा कि यह उसकी जेब में छेद कर रहा है और उसने इसे वापस देने की कोशिश की। बॉस, ये बहुत ज़्यादा है, 80 पर्याप्त होंगे। जू नैनियन को हताश होकर एहसास हुआ कि झाओ पांग वास्तव में भोला था। ज़्यादातर लोग अधिक मांगने के बारे में सोचते हैं और कभी भी अधिकता के बारे में शिकायत नहीं करते। अगर मैं तुम्हें इसे लेने के लिए कहता हूं तो इसे ले लो। मेरे साथ इतना विनम्र क्यों हो? यह एक कठिन यात्रा है, कुछ अच्छा खाना खरीद लो, तुम्हें मेरी ओर से पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनती और भरोसेमंद कर्मचारियों के प्रति जू नैनियन वास्तव में बहुत उदार थे। ठीक उसी तरह झाओ पांग और लाई सेन एक ही दिन रवाना हुए। लाई सेन अक्सर परिवहन का काम करते थे, वह मार्ग के बारे में बहुत स्पष्ट थे। दूसरी ओर जू नैनियन वास्तव में चिंतित नहीं थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जू नैनियन फिर भी परिवहन क्षेत्र में गए और आसपास के लोगों से लाई सेन के घर का पता पूछा। इस तरह उसे पैसे को देखकर लाई सेन के मन में कोई गलत विचार आने का डर नहीं रहेगा। इस मामले का ध्यान रखने के बाद अगले दिन जू नैनियन जू जिकियांग को मशीनरी खरीदने के लिए अपने साथ ले गई। झाओ पांग द्वारा दिए गए पैसों से जू नैनियन के पास अब 28,000 थे, लेकिन 28,000 के साथ भी ये पर्याप्त नहीं लग रहा था। सबसे पहले उन्हें मशीनरी खरीदनी थी और चूंकि घर पर पहले से ही 2 मशीनें थीं, इसलिए जू नैनियन ने 8 और मशीनें खरीदने की योजना बनाई। इन मशीनों की कीमत इतनी अधिक थी कि केवल कारखाना मालिक ही इन्हें खरीदने में सक्षम थे। हाथ में पर्याप्त पैसा न होने के कारण वह केवल पुरानी मशीनें ही खरीद सकती थी। इस बार क्योंकि वह थोक में खरीद रही थी, किसी ने उसे 3,500 में 2 मशीनें देने की पेशकश की।
8 मशीनों की कीमत 14,000 रुपये पड़ी। एक पल में जू नेनियन के पास केवल 14,000 युआन बचे। अभी भी कई बर्तन खरीदने बाकी थे, जैसे स्टीमर और चाकू और छात्रावास के लिए बिस्तर। इन सब पर पैसा खर्च होगा। सौभाग्य से ये वस्तुएं महंगी नहीं थीं। 2,000 युआन सब कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त थे। केवल मशीनरी ही ऐसी थी जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। 1980 के दशक के आरंभ में 3,500 युआन को बहुत ऊंची कीमत माना जाता था। जू नेनियन ने आगे की परेशानी से बचने के लिए पूरा दिन नानचेंग काउंटी में दौड़ते हुए बिताया। उसने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद ली और विक्रेताओं से उसे स्टेशन पर पहुंचा दिया, जहां से उसने सभी चीज़ें वापस लाने के लिए कई बड़े ट्रक किराए पर लिए। जू जिकियांग ने जू नेनियन का पीछा किया और उसे बहुत पसीना आता देख उसने जल्दी से उसका पसीना पोंछने के लिए अपना रुमाल निकाला। जू नेनियन ने अपना सिर झुका लिया और कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने भी उसे धन्यवाद नहीं दिया। वह अपने भाई से ये खोखली बातें कहना नहीं चाहती थी। तुम्हें भी अपना माथा पोंछ लेना चाहिए। उसका माथा भी पसीने से भीगा हुआ था, इसलिए जू नेनियन ने उसे इशारा किया कि वह भी अपना माथा पोंछ ले। जू जिकियांग भी बहुत गर्म था, इसलिए उसने रुमाल को दूसरी तरफ पलट दिया और अपना पसीना पोंछना जारी रखा। कुल मिलाकर 2 बड़े ट्रक कारखाने के प्रवेश द्वार पर आकर खड़े हो गए। गांव वालों ने जब 2 बड़े ट्रकों को गांव में प्रवेश करते देखा, जिनमें शू नेनियन और शू जिकियांग बैठे थे, तो वे उत्साह से भर गए। ट्रकों पर सभी उपकरण और मशीनरी देखकर गांव के लोग कह रहे थे कि जू परिवार का कारखाना चालू होने वाला है। बहुत से लोग उत्सुकता से यह खबर देने के लिए जू अहोंग के घर दौड़े। उन्होंने कहा, एरहोंग, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी बड़ी भतीजी वापस आ गई है। जैसे ही ये शब्द निकले, जू अहोंग, लियू बुइमेई, बूढ़ी दादी और अन्य लोग जल्दी से बाहर निकल गए। उनके पीछे गपशप करते हुए जू दो दो भी बाहर निकल आए। बूढ़े मास्टर वांग, क्या बात है? क्या आपने कहा कि मेरा नियनियन वापस आ गया है? वह कहाँ है? जू अहोंग ने पूछा। बूढ़े मास्टर वांग ने बहुत खुश होकर जू अहोंग से बेतहाशा इशारे करते हुए कहा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारी बड़ी भतीजी 2 बड़े ट्रक लेकर आई है। उन पर बहुत सारा सामान है। मैंने ट्रकों को कारखाने की ओर जाते देखा। वास्तव में? जू एरहोंग की आंखें चमक उठीं। बूढ़े मास्टर वांग से कुछ और पूछे बिना वह कारखाने की ओर दौड़ पड़ा। बूढ़ी दादी और लियू बुइमेई ने भी यह खबर सुनी और बहुत खुश हुए। माँ, ओल्ड मास्टर वांग ने कहा कि हमारा नेनियन जल्द ही कारखाना शुरू करने वाला है। पहले वहाँ सिर्फ कारखाना बनाना ही काफ़ी था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कब शुरू होगा। लियू बुइमेई को पता था कि फैक्ट्री बनाने में कितना खर्च आएगा और वह काफ़ी चिंतित थे कि नेनियन के पास पैसे खत्म हो गए होंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी भतीजी ने उसके कहे अनुसार ही काम करना शुरू कर दिया और जू नेनियन की वित्तीय स्थिति के बारे में लियू बुइमेई के विचार पुनः बदल गए। ऐसा लग रहा था कि उस युवा लड़की ने सचमुच अच्छी खासी रकम कमा ली थी। हालांकि लियू बुइमेई को ईर्ष्या या नाराजगी महसूस नहीं हुई। लड़की ने पैसा तो कमाया, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करना नहीं भूली। इसमें असंतुष्ट होने की क्या बात थी? बूढ़ी दादी भी उतनी ही उत्साहित थी। उन्होंने लियू बुइमेई का हाथ पकड़ लिया और बार बार सिर हिलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सुना, हमारा प्यारा पोता एक कारखाना शुरू करने जा रहा है और एक बड़ा मालिक बनने जा रहा है। एक युवा लड़की तो दूर, आसपास के 10 मील और 8 गांवों में कोई भी आदमी कारखाना शुरू करते हुए नहीं देखा गया। ये सचमुच पूर्वजों का आशीर्वाद था। बूढ़ी दादी इतनी उत्साहित हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बूढ़े आदमी, हमारी पोती खुद को कुछ बना रही है। मुझे हमेशा से पता था कि आपने जो जड़ छोड़ी है वह समृद्ध होगी। इस समय बूढ़ी दादी को अचानक अपने 3 निराशाजनक बच्चों की याद आ गई और उन्होंने जल्दी से कहा, ये सिर्फ बीच की 3 जड़ें थीं जो टेढ़ी थीं, लेकिन सौभाग्य से नीचे की ओर बढ़ने वाली जड़ सीधी हो गई। लियू बुइमेई को एहसास हुआ कि बूढ़ी दादी द्वारा बताई गई 3 टेढ़ी जड़ें किसका प्रतिनिधित्व करती हैं और वह खुद को खुश और भावुक महसूस करने से नहीं रोक सकी। माँ, चलो जल्दी से जाकर देखते हैं, लियू बुइमेई ने सुझाव दिया। बूढ़े मास्टर वांग, जो शू अहोंग को रिपोर्ट करने आए थे, पहले ही उत्साह में शामिल होने के लिए उत्सुक होकर भाग गए थे। बूढ़ी महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लियू बुइमेई को खींचते हुए फैक्ट्री की इमारत की ओर दौड़ी। वह लियू बुइमेई से भी तेज दौड़ रही थी, फुर्ती से और बिल्कुल भी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह नहीं। वे दोनों इतनी तेजी से भागे कि वे जू दो दो के बारे में पूरी तरह भूल गए। जू दो दो अपने छोटे पैरों के साथ रोते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था, ये सोचकर कि उसकी माँ और दादी अब उसे नहीं चाहती। परिणामस्वरूप दोनों व्यक्ति और तेजी से भागने लगे। उन्होंने उसकी चीखें भी नहीं सुनी। ये बूढ़ी महिला ही थी जिसे आधे रास्ते में अचानक याद आया कि अभी भी एक बच्चा है। वह पीछे भागने के लिए मुड़ी और देखा कि जू दो दो अपनी बाहें फैलाए उनकी ओर दौड़ रहा है। उसका चेहरा नाक के पानी और आंसुओं से सना हुआ है। वह एक ही समय में दौड़ रहा है और रो रहा है।
बूढ़ी महिला ने अपनी जान पर थपकी दी और कहा, ओह मेरी जान, भूमि तुम निर्दयी महिला हो, तुमने बच्चे को भी नहीं उठाया। जब वह बोल रही थी तो बूढ़ी महिला दौड़कर वापस आए, उसने शू दो दो को अपनी बाहों में उठा लिया और जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। इस समय तक लियू बुइमई पहले ही नज़रों से ओझल हो चुका था। बूढ़ी औरत इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी आंखें घुमा लीं। जल्दबाजी के बावजूद वे अंततः समय पर पहुंच गए। जब बूढ़ी महिला पहुंची तो जू नेनियन और जू अहोंग लोगों को कारखाने की इमारत में सामान ले जाने के निर्देश देने में व्यस्त थे। जू जिकियांग भी वहां मौजूद थे और इस काम में मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि गांव के मुखिया और शू एगुओ भी आए थे, साथ ही गांव के कई लोग भी उत्सुकता से मदद कर रहे थे। एक के बाद एक परिवार जू नेनियन द्वारा खरीदे गए बड़े उपकरणों को देख रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब चूंकि गांव में एक कारखाना था तो उनके गांव में आशा जगी थी और वे मजदूरी भी कमा सकते थे। इसलिए सभी ने विशेष उत्साह के साथ मदद की और शू नेनियन चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी। इन सभी आशा से भरे चेहरों को देखकर जू नेनियन भी उनके साथ मुस्कुराया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कई हाथों से काम आसान हो जाता है और 1 घंटे से भी कम समय में सब कुछ अपनी जगह पर लग गया। जहां भी जरूरत थी फैक्ट्री की इमारत को अच्छी तरह साफ कर दिया गया था। जू नेनियन जानता था कि ये लोग इतने खुश क्यों थे, वे सभी साथी ग्रामीण थे और जब तक ये किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, जू नेनियन निश्चित रूप से उनकी मदद करने को तैयार था। इसके अलावा यह आपसी जरूरत का मामला था, उसे श्रमिकों की जरूरत थी और इन लोगों को पैसे की जरूरत थी। उस दिन सभी ग्रामीणों के साथ साथ शू एगुओ और गांव के मुखिया के सामने शू नेनियन ने अपने इरादे बताए। वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए जिन कुछ परिवारों ने उसे कारखाना बनाने के लिए जमीन बेची थी, उनके अलावा उसने प्रत्येक परिवार को कारखाने में एक नौकरी का अवसर दिया। गांव में केवल कुछ दर्जन परिवार थे और इन रोजगार अवसरों के साथ इसका मतलब था कि केवल 30 से अधिक श्रमिक। और यह भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन जू नेनियन को और अधिक लोगों की भर्ती करने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने उत्पादन शुरू होने तक इंतजार किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कितने और लोगों की आवश्यकता है। 30 लोग निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वर्तमान में चूंकि उसने केवल हेमाकेट के साथ अनुबंध किया था, ये 30 कर्मचारी वास्तव में फिलहाल पर्याप्त थे। जब कार्यबल बढ़ाने का समय आया तो उन्होंने गांव के बाहर से लोगों की भर्ती शुरू कर दी। ये सुनकर कि शू नेनियन ने कहा कि प्रत्येक परिवार को एक नौकरी का अवसर मिल सकता है, ग्रामीण तुरंत खुश हो गए। सभी लोग घर भागकर इस बात पर चर्चा करने लगे कि यह नौकरी किसे लेनी चाहिए। जिन लोगों के बेटे बहुत धनवान थे वे अपने बेटों के लिए यह नौकरी कराना चाहते थे, क्योंकि इसे एक बहुत अच्छा रोजगार अवसर माना जाता था। क्योंकि जू नेनियन शुरुआत में 35 युआन प्रति माह का वेतन देने की पेशकश कर रहे थे। शुरुआत में 35 युआन और समय के साथ संभवतः इससे भी अधिक, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं था? यद्यपि जू नेनियन ने कहा कि प्रत्येक परिवार को एक अवसर दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बदसूरत पहलू को भी स्पष्ट कर दिया। एक बार नियम तय हो जाने के बाद जो कोई भी इनका उल्लंघन करेगा उस पर 5 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 3 बार से अधिक नियम तोड़ता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा तथा उसमें किसी भी प्रकार की भावना के लिए कोई स्थान नहीं होगा। गांव के मुखिया और शू एगुओ के परिवार को शू नेनियन ने वास्तव में दो अवसर दिए। अंततः गांव में कई मामले अभी भी उनकी सहायता पर निर्भर थे। किसी का समर्थन पाना अच्छी बात थी और गांव के मुखिया के रूप में शू एगुओ न्यायप्रिय और निस्वार्थ थे तथा गांव के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उसके पक्ष में ऐसे और भी लोगों का होना बुरा नहीं था। साथ ही जू नेनियन ने सभी को ये भी बताया कि वे अधिक कद्दू लगा सकते हैं, क्योंकि वह उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदेगी। इससे ग्रामीणों को जीविकोपार्जन का एक बेहतर साधन मिल गया तथा उन लोगों को एक और आशा की किरण दिखाई दी जो कृषि कार्यों के कारण काम पर नहीं आ पाते थे। और इस प्रकार फैक्ट्री की इमारत पूरी हो गई और उपकरण वहां आ गए। सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई थीं। जू नेनियन ने कारोबार शुरू करने के लिए एक शुभ दिन चुना। उद्घाटन के दिन जू नेनियन ने शहर के मेयर को भी आमंत्रित किया और न केवल वह बल्कि जिन यू और जिन रुयांग, जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, भी आए। शहर के मेयर की मुलाकात एक बार जिन यू से हुई थी जब वह काउंटी मेयर के साथ गए थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि जिन यू एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नानचेन काउंटी में कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। जू नेनियन को जिन यू की ओर दौड़ते और उसके साथ स्नेहपूर्वक बातचीत करते देख शहर के मेयर अचानक आश्चर्यचकित हो गए।